नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का हमारी एप्लीकेशन फ्रिक्शन कैरियर इंस्टीट्यूट यानी एफसीआई सूरतगढ़ में हार्दिक स्वागत। आप सबके बीच में सुभाष बाबू, कैसे हो आप सब लोग? हाँ भाई, कैसे हो आप सब लोग? सभी अपने लाइव क्लास में जुड़ जाओ जल्दी से। लाइव क्लास अपनी स्टार्ट हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ आवाज वगैरह प्रॉपर आ रही है, बलरिंग कोई शिकायत नहीं है। यदि अपनी लाइव क्लास प्रॉपर चल रही है तो प्लीज जो भी साथी जुड़े हुए हैं वो मेरे को एक बार बता सकते हैं। अभी जो भी साथी जुड़े हुए हैं वो एक बार बता सकते हैं मेरे को कि आवाज वगैरह प्रॉपर आ रही है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है तो अपन लाइव क्लास को कंटिन्यू रखते हैं। अपन बात करेंगे आज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में। आज का जो टॉपिक रहेगा अपना कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे भाई। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले एक बार मेरे को इंश्योर कर दीजिए कि लाइव क्लास वगैरह प्रॉपर चल रही है। हाँ भाई, मनोज बेनीवाल, इंद्राज गुज्जर, कोई समस्या आ रही तो बताओ। हाँ तो बात करेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, अणुसंख्यक गुणधर्म। क्या होते भी अणुसंख्यक गुणधर्म? ऐसी प्रॉपर्टी जो विल्य पे डिपेंड करती हो, जो आपने सोल्यूट डाल रहे हो आप बाहर से, उस सोल्यूट पे डिपेंड करती है, उसको अपन बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब सोल्यूट क्या? जो कम वाली मात्रा होती है, जो आपने ऊपर से ऐड की है, जो विलायक यानी एक्सेस मात्रा में है, उसके अंदर आपने जो कम वाली जो भी आपने विल्य डाला है, तो उस पर यदि डिपेंड करे तो आप उसको क्या बोलोगे? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलेंगे। अणुसंख्यक गुणधर्म जो विल्य किस पे डिपेंड करेगा? विल्य के अणुओं की संख्या या मोलों की संख्या पर निर्भर करेगा, उसको आप क्या बोलोगे? सर उसको हम बोलेंगे अणुसंख्यक गुणधर्म। चौधरी जी बोल रहे हैं, प्रणाम सर जी, प्रणाम। विकास राजौरिया जी सर, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। ठीक है, तो यानी ऐसी प्रॉपर्टी जो विल्य है, ये आपको ध्यान में रखना भी। किस पे डिपेंड करना चाहिए? विल्य की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करना चाहिए। अब वो विल्य के मोल भी हो सकता है, विल्य की संख्या भी हो सकती है। तो दो तरीके से डिपेंड कर सकता है कि आपके कितने विल्य आप ऐड कर रहे हो और कितने उसके मोल है। तो दो तरीके से अपन क्या बोलेंगे कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सोल्यूट के मोल पे भी डिपेंड करेगी, नंबर ऑफ सोल्यूट पे भी डिपेंड करेगी। आप बोलो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी विल्य के कणों की संख्या पे डिपेंड करेगी और विल्य के मोलों की संख्या पे भी डिपेंड करेगी। आगे बात समझ में? उसको अपन क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे अणुसंख्यक गुणधर्म। अणुसंख्यक गुणधर्म अपने सिलेबस में दिया हुआ है। तो चार प्रकार के अणुसंख्यक गुणधर्म होते हैं, मेरे हिसाब से सभी को पता है, लेकिन ये नाम है ना, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं से ही क्वेश्चन आएगा। क्या वाष्प दाब आपका अणुसंख्यक गुणधर्म है? क्या वाष्प दाब? आप बोलोगे नहीं। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे लिखा है विलायक के वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन, यानी विलायक के जो आपका वाष्प दाब है उसमें कितनी कमी हुई है, ये आपके क्या है? ये आपकी एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। वाष्प दाब आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन आरएलवीपी, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, किसका? सॉल्वेंट का, वो आपकी एक क्या है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। इसी प्रकार विलायक के क्वथनांक में उन्नयन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये आपका क्या है? ये आपके कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्या क्वथनांक? क्या ओनली सीधा क्वथनांक आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है क्या? तो आप बोलोगे नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार हिमांक में अवनमन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। क्या आपका ओनली हिमांक बिंदु, क्या हिमांक बिंदु आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है क्या? आप बोलोगे नहीं है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग निशा जी। आगे देखो, विलियन का प्रसारण दाब, तो आपको विलियन का प्रसारण दाब क्या है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो यहां से देखो किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है भाई। यहां से अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, यहां से अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। ऐसे क्वेश्चन आएगा, निम्न में से निम्न में से निम्न में से कौन सा अणुसंख्यक गुणधर्म है? कौन सा अणुसंख्यक गुणधर्म है? ठीक है, आपको ऐसे बोल दिया जाए वाष्प दाब, वाष्प दाब, आपको ऐसा बोल दिया जाए वाष्प दाब, उसके बाद क्वथनांक, हिमांक और प्रसारण दाब। भाई जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या आएगा?
जय श्री कृष्ण रागिनी। आओ, निम्न में से कौन सा अनुसंख्य गुणधर्म है, इसका क्वेश्चन बताओ, इसके आंसर बताओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको देखने में बिल्कुल बेसिक लगेगा, बोलेगा सर क्या क्वेश्चन दिया है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो अपने फ्यूज उड़ जाते हैं, अपन समझ नहीं पाते हैं कि अपने को लगता है कि सर अनुसंख्य प्रॉपर्टीज, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, सर वाष्प दाब भी होते हैं, कौतनाक भी होगा, हिमांक भी होगा, प्रसरण दाब भी होगा, चारों ही होंगे। चारों नहीं है, इसमें केवल एक ही आपका क्या है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, कौन सी होती है भाई, प्रसरण दाब। अब आप बोलोगे सर वाष्प दाब क्यों नहीं है, क्योंकि वाष्प दाब में कमी क्या होगा, वाष्प दाब में अपेक्षिक कमी, अपेक्षिक कमी ये आपके क्या है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, अपेक्षिक कमी ये आपके क्या है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। इसी प्रकार कौतनाक में क्या होगा, कौतनाक में उन्नयन, कौतनाक में उन्नयन, कौतनाक आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन कौतनाक में उन्नयन ये आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। इसी प्रकार हिमांक आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन हिमांक में अवनमन, लेकिन हिमांक में अवनमन ये आपकी क्या है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं भाई एग्जाम में, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, क्या वाष्प दाब आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है क्या, नहीं है। आप बोलोगे अपेक्षित अवनमन, आप वाष्प दाब में अपेक्षित कमी ये आपकी क्या है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, कौतनाक में उन्नयन ये आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, और आपका हिमांक में अवनमन ये आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। सभी का सही आंसर है भाई। अब देखो पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे, वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, RLVP बोलते हैं भाई, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, RLVP इसको बोलेंगे। ये क्या होती है, कल मैंने आपको जो पढ़ा रहा था, कल मैं आपको राउल्ट नियम पढ़ा रहा था, तो राउल्ट नियम में क्या बोला मैंने कि जब आपका वाष्पशील विलायक होता है, वाष्पशील विलय होता है, जब दोनों वाष्पशील होते हैं तो उसमें राउल्ट का नियम फॉलो होता है। किस क्या होता है, एक बार वापस याद करो, जब दोनों आपके वाष्पशील हो तो राउल्ट का नियम लगता है, हाँ सर लगता है। और जब आपका यदि आपने विलय जो मिलाया, ऊपर से जो विलय मिलाया, ये यदि आपने अवाष्पशील मिला दिया तो क्या होगा सर, उसको अपन बोलेंगे RLVP। कैसे, एक बार थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। देखो भाई आपका क्या है, आपका क्या है, एक तो ये है कि वाष्पशील विलायक है, वाष्पशील विलायक है, और इसके अंदर ये आपका क्या है वाष्पशील विलय, वाष्पशील विलय, ठीक है। दूसरा देखो एक ऐसा है, इसके अंदर क्या है वाष्पशील विलायक है, वाष्पशील विलायक है, और अवाष्पशील क्या है, अवाष्पशील विलय। अब आप खुद समझते हुए चलना, ये भी वाष्पशील है, ये भी वाष्पशील है, तो आप क्या बोलोगे सर, इसको जब हम हाई टेम्परेचर देंगे, जब इसका बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा हम टेम्परेचर देंगे तो ये क्या होगा, आप वेपर बनाएगा। सर वेपर बना के ये क्या करेगा, यहाँ पे वेपर बनाएगा। अब ये बताओ कि कुछ वेपर आपके इससे बनेगी, हाँ सर, और कुछ वेपर आपके इससे बनेगी, क्योंकि ये भी वाष्पशील है, ये भी वाष्पशील है, दोनों आपके क्या होंगे वेपर बनाएंगे। तो सर मान लेते हैं कि 10 इसमें से बन रही है, 20 आपकी किस में से बन रही है, विलायक में से बन रही है, और 10 इसमें से बन रही है, 10 आपकी इसमें से हो गई। टोटल कितनी होगी, आप बोलोगे टोटल वेपर प्रेशर कितना आ गया, आप बोलोगे 30 आ गया, ठीक है, हाँ सर। अब देखो ये जो आपकी सेम उतना ही है, वाष्पशील विलायक है, जितना इसमें है उतना इसमें है, ठीक है सर। तो ये आपका क्या करेगा सर, ये आपका क्या बनाएगा भाई, वेपर बनाएगा। कितनी बनाएगा सर, 20 बनाएगा। क्या ये वेपर बनाएगा क्या, आप बोलोगे सर ये तो अवाष्पशील है, ये तो आपका नॉन वोलेटाइल है, ये तो उड़ेगा ही नहीं, ये वाष्प बनाएगा नहीं। जब ये वाष्प नहीं बनाएगा तो क्या यहाँ पे वेपर प्रेशर आएगा क्या, आप बोलोगे नहीं आएगा। इसका वेपर प्रेशर कितना आएगा सर, इसका कुछ नहीं आएगा, 0 आएगा। तो टोटल वेपर प्रेशर कितना आएगा, यहाँ पे 20 आ गया। यहाँ पे टोटल वेपर प्रेशर 30 है, यहाँ पे टोटल वेपर प्रेशर कितना आ गया, 20 आ गया। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है कि मैं जब वाष्पशील विलय की जगह अवाष्पशील विलय मिलाऊंगा तो वेपर प्रेशर में कमी आ जाएगी। उस वेपर प्रेशर में, उस वाष्प दाब में कितनी कमी आएगी, इसको अपन बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो क्या क्या बातें समझ में आई कि सर जब वाष्पशील विलय की जगह अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है तो वाष्प दाब में कमी आ जाती है। इस कमी को ही हम क्या बोलते हैं, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन बोलते हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बोलते हैं, जो कि एक अणुसंख्यक गुणधर्म है, जो कि एक अणुसंख्यक गुणधर्म है, ठीक है। देखो भाई कैसे, ये वाष्प दाब है, इसका प्योर, ये जो प्योर सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट को मैंने ए मानना है, प्योर सॉल्वेंट है, इस सॉल्वेंट को ए मानना है। जब इसमें कोई मिक्स नहीं हो रहा है, जैसे पानी है, केवल पानी है, इसके अंदर कुछ मिक्सिंग नहीं है, तो पानी है तो उस पानी का कुछ ना कुछ वाष्प दाब होगा सर, हाँ। उसका कितना मान लिया हमने, पीए मान लिया। कितना मान लिया, पीए नॉट मान लिया, ठीक है। ये शुद्ध विलायक है, इसका वाष्प दाब, शुद्ध विलायक को हमने ए से नाम से रिप्रेजेंट कर दिया। अब ये क्या है, इसके अंदर मैंने अवाष्पशील विलय मिला दिया,
ये वाष्पशील विलायक तो था ही, हाँ सर ये, अब इसमें अवाष्पशील विलय मिला दिया तो इसका कुछ वाष्प दाब क्या आएगा, पीएस हो जाएगा। अब सर विलायक है, उस विलायक के अंदर कुछ मिक्स करेंगे, हाँ सर कुछ मिक्स होंगे। आप बोलोगे सर ये तो बनाएगा नहीं, तो ये पी ए इसके बराबर हो जाना चाहिए। ये तब होगा जब ये आपका प्योर सॉल्वेंट है, लेकिन यहाँ तो सॉल्यूशन तैयार कर रहे हो। ये ऐसा नहीं है कि 1 लीटर है, यहाँ आपका हो सकता है आपको 1 लीटर मिक्स कर रहे हो, ये अपने बात कर रहे हैं 5 लीटर 10 लीटर एक्सटेंडेड की बात कर रहे हैं भी, जैसे H2 कितना वेपर बना सकता है, लेकिन यहाँ तो सॉल्यूशन बन रहा है। अब इस सॉल्यूशन में क्या होगा, इस सॉल्यूशन में आपका वाष्पशील विलायक होगा, हाँ सर वाष्पशील विलायक है, उसको हमने ए नाम दे दिया। इसके अंदर कुछ ना कुछ विलय होगा जो कि नॉन वोलेटाइल है, अवाष्पशील है। आपको पता होना चाहिए, वाष्पशील को मैं आगे बताऊंगा, और अवाष्पशील को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलेंगे अवाष्पशील विलय, जो कि आपका बी है। इन दोनों की वजह से कुछ ना कुछ इसका प्रेशर होगा, हाँ सर वाष्प दाब होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, पीएस बोल दिया। ठीक है, पीएस बोल दिया, इसको बोल दो, आप लिख दो वोलेटाइल सॉल्वेंट, वोलेटाइल सॉल्वेंट, इसको आप लिख लो नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है, आगे बात समझ में, हाँ सर इतने बात समझ में आ गई। अब क्या है, अब देखो, अब मैंने आपको बताया ये जो पी ए नोट है और ये एक आपका पी एस है, कौन सा बड़ा होगा, सर पी ए नोट ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि ये शुद्ध विलायक है, ये किसी प्रकार का कोई किसी में कमी नहीं आएगा, जितना है उतना ही आएगा। लेकिन इसमें क्या है, ये मिलाने की वजह से ये कम होगा, सर ये टेम्परेचर खुद गेन कर लेगा। भाई इसमें जैसे 100 डिग्री कर रहे हो, 100 डिग्री में इसके 20 मॉलिक्यूल जा रहे हैं वेपर में, ये जा ही नहीं रहा, लेकिन ये टेम्परेचर तो गेन कर रहा है। इसकी 5 मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, टेम्परेचर में तो ले ही रहे। कैसे सर, थोड़ा सा और बताओ, हाँ सर बताते हैं। अभी देखो, आपको मान लिए, हमने मान लिया यहां तक, इसमें हमने ये मान लिया कि इसमें आपके कितने हैं, 100 आपके मॉलिक्यूल, 100 मॉलिक्यूल किसके हैं, सॉल्वेंट के, 100 मॉलिक्यूल सॉल्वेंट के है, प्योर वाला है, वाष्पशील विलय नहीं इसमें। सपोज करो इसमें वाष्पशील विलय नहीं है, केवल 100 मॉलिक्यूल हमने सॉल्वेंट के ले लिए। अब इसमें से 100 ही लेने हमें, तो इसमें 100 लेंगे तो 100 में से आपका क्या होगा, 80 तो विलायक होगा सपोज करो, और 20 आपको विलय भी लेना पड़ेगा। भाई हमें क्या बनाना है, सॉल्यूशन बनाना है, तो आपका क्या होगा, 100 में, यहाँ तो प्योर 100 है सर, यहाँ 100 लेने के लिए 80 तो हमने विलायक के ले लिए, सपोज करो 20 हमें विलय भी बनाना पड़ेगा। भाई विलय नहीं लिया तो ये आपका क्या होगा, प्योर सॉल्वेंट हो जाएगा। हमें सॉल्यूशन तैयार करना है जिसमें विलय और विलायक दोनों होने चाहिए, विलय की मात्रा कम होनी चाहिए, विलायक की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए, इस प्रकार से हमने ले लिया। अब हमने क्या किया, अब हमने सपोज करो 100 डिग्री टेम्परेचर पे हमने गर्म किया, 100 डिग्री टेम्परेचर पर इस सॉल्यूशन को गर्म किया, तो यहां से कितने आपको मिले, हमने मान लिया यहां से आपको 30 का वेपर प्रेशर मिला, वेपर प्रेशर 30 एटीएम मिला सपोज करो। ठीक है, अब इसी को भी हमने 100 डिग्री से किया, क्या इसका 30 मिलेगा क्या, आप बोलोगे नहीं सर ये तो 100 मॉलिक्यूल थे तब 30 दे रहा था, ये तो 80 मॉलिक्यूल ही देंगे। तो ये 20 तो देंगे नहीं आपके, ये तो नॉन वोलेटाइल है, ये 80 ही देंगे। तो ये 80 क्या करेंगे, किससे कम देंगे, 30 से कम देंगे, मान लेते 25 दिया, इसने मान लेते 25 एटीएम दिया, तो क्या आपके कमी आई क्या, हाँ सर आपकी कमी आ गई, 5 एटीएम के वाष्प दाब में कमी आ गई। इसी को ही अपने क्या बोलते हैं, RLVP। ठीक है, तो आगे बात समझ में, तो पी ए नोट ये सर शुद्ध का है, ये ए आपका क्या वाष्पशील विलायक है, बी आपका क्या अवाष्पशील विलय, और पीएस किसका है, सॉल्यूशन का वाष्प दाब। जब दोनों को मिक्स किया उस टाइम इसका वेपर प्रेशर क्या है। ठीक है अब वाष्प दाब में कमी कितनी आएगी, जो प्योर है वो ज्यादा है, कौन सा ज्यादा है, इनमें आप बोलोगे सर प्योर वाला है ये ज्यादा है और सॉल्यूशन वाला कम है, आप बोलोगे प्योर वाला ज्यादा है। प्योर वाले को हमने किससे रिप्रेजेंट किया, पी ए नोट से। किससे रिप्रेजेंट किया भाई, ये देखो पी ए नोट, शुद्ध विलायक का पी ए नोट से। और सॉल्यूशन वाला आपका क्या होगा, कम होगा, तो इसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया, पी एस से। ये देखो आपका सॉल्यूशन है, हाँ सर ये आपका क्या हो गया, सॉल्यूशन तैयार हो गया, ये आपका सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन को हमने क्या बोल दिया, पीएस बोल दिया। ठीक है, तो पी ए नोट माइनस पीएस ये क्या है, ये सर कमी बता रहा है, किसमें, वाष्प दाब में कितनी कमी हो रही है, ये आपका मान बताएगा भाई। वाष्प दाब में कितनी कमी हो रही है, तो आप बोलो पी ए नोट माइनस पीएस, जो प्योर था उसका माइनस सॉल्यूशन का, यदि इनका डिफरेंस देखोगे तो ये आपको कमी बताएगा, वाष्प दाब में कमी बताएगा। ये तो बता रहा है वाष्प दाब में कमी कौन बताएगा, पी ए नोट माइनस पीएस, पी ए नोट माइनस पीएस, और इसका मान किसके बराबर होगा, डेल्टा पी के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, डेल्टा पी के बराबर होगा। ठीक है अब देखो भाई आरएलवीपी क्या बोलता है, ये फॉर्मूला आपको हमेशा ध्यान में रखना है, जो डेल्टा पी है यानी पी ए नोट माइनस पी एस अपॉन पी ए नोट, क्या लिख रखा है हमने, हमारे जो फॉर्मूला है उसमें लिखा है वाष्प दाब में अपेक्षिक कमी, इसमें है वाष्प दाब में अपेक्षिक, वाष्प दाब में
अपेक्षिक कमी, अपेक्षिक कमी। अब इस नाम से देखो भाई, अपेक्षिक का मतलब होता है किसी से कंपैरिजन करना, कितनी कमी आ रहा है किसके रेस्पेक्ट में, पुराने वाले के रेस्पेक्ट में कितनी कमी आ रहा है। सर पी ए नोट माइनस पी एस, ये डेल्टा पी को बताएगा, कमी को बताएगा किसके रेस्पेक्ट में, पी ए नोट के रेस्पेक्ट में। कैसे भाई, जब आपका कुछ नहीं था तब तो आपका यही था। हाँ सर, जब कुछ नहीं था तो अब आपने लिया ये ले लिया, तो हमने कमी कितनी आई सर, पी ए नोट माइनस पी एस। अब ये किसके रेस्पेक्ट में है, क्या इसके रेस्पेक्ट में आएगी क्या, नहीं, ये तो सर हमने बाद में मिलाया, हमने जब अवस्तशील विल्य मिलाया तब की बात है, हमें तो ये तब की बात बतानी है जब कुछ भी नहीं मिला रहे हो, तब कितने था, तब सर पी ए नोट था। ये इसको बोलेंगे अपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में अपेक्षिक कमी, अवनमन नहीं, वाष्प दाब में अपेक्षिक कमी, कितनी कमी आ रही है, इतनी कमी आ रही है किसके रेस्पेक्ट में, जो अपेक्षिक नाम आ रहा है ना अपेक्षिक, ये बताता किसके रेस्पेक्ट में। आप बोलोगे किसके रेस्पेक्ट में, तो आप बोलोगे सर प्योर के रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में, प्योर के रेस्पेक्ट में। तो पी ए नोट माइनस पी एस अपॉन पी ए नोट, इसका मान किसके बराबर होगा, एक्स बी के बराबर होगा। ये आपका क्या है, एक्स बी है। अब आप बोलोगे सर एक्स बी क्या है, तो ये एक्स बी मोल प्रभाज होता है किसका, बी का मतलब यहाँ पे विल्य है, बी का मतलब क्या है, बी का मतलब यहाँ पे विल्य है। ये देखो भाई, बी किसको बताएगा, विल्य को बताएगा, तो विल्य के मोल प्रभाज आगे मैं बताऊंगा। तो ये आपका डेल्टा पी अपॉन पी ए नोट बराबर किसके आ गया, एक्स बी के आ गया। एक्स बी का मान कैसे निकालोगे सर, मोल प्रभाज है बी का, बी के मोल अपॉन टोटल मोल, बी के मोल अपॉन टोटल मोल। हमें पता है सर सोलवेंट ज्यादा है, सोल्यूट कम है, सोलवेंट ज्यादा है, तो Na प्लस एनबी, Na प्लस एनबी में से Na ज्यादा है, हाँ सर Na ज्यादा है, ये सोलवेंट ज्यादा है आपका, सोल्यूट कम है, तो Na प्लस एनबी का मान क्या हो जाएगा, Na के बराबर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या रखूंगा, Na रखूंगा, तो डेल्टा पी अपॉन पी ए नोट बराबर एनबी अपॉन Na। एग्जाम में आएगा तो यहां से क्वेश्चन आ सकता है, यहां से सीधा फॉर्मूला आ सकता है, कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन करेंगे अपन तो इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, डेल्टा पी अपॉन पी ए नोट बराबर एनबी अपॉन एन ए, डेल्टा पी अपॉन पी ए नोट बराबर एनबी अपॉन एन ए। एन बी किसको बताएगा, विल्य को बताएगा, तो विल्य के मोल अपॉन विलायक के मोल, डेल्टा पी अपॉन पी नोट बराबर विल्य के मोल अपॉन विलायक के मोल, किसके मोल आ जाएंगे, विल्य के मोल अपॉन विलायक के मोल। ठीक है, अब ये किसके प्रोपोर्शन हो जाएगा, आप बोलोगे विल्य के मोल के, जितना ज्यादा विल्य का मोल होगा, ये देखो भाई एनबी के प्रोपोर्शनल है ना, हाँ सर एनबी के प्रोपोर्शनल है, तो डेल्टा पी अपॉन पी नोट किसके प्रोपोर्शनल है, एनबी के प्रोपोर्शनल है। एनबी का मान का मतलब, एनबी मतलब विल्य के मोल, तो आप लिख सकते हो यहाँ पे डेल्टा पी अपॉन पी ए नोट किसके प्रोपोर्शनल है, विल्य के मोल, विल्य के मोल के प्रोपोर्शनल, अभी विल्य के मोल के प्रोपोर्शनल आ गया, विल्य के मोल के प्रोपोर्शनल आ गया। ठीक है, तो आपको ये बात पता चल गई। मैं जब भी एग्जाम में कोई भी अपना न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो मैं कौन सा वाला किस फॉर्मूला यूज करूंगा, ये वाला, डेल्टा पी अपॉन पी ए नोट बराबर एनबी अपॉन एन ए। अब यहां से क्वेश्चन आता है कि जो आपका वाष्प दाब में अपेक्षित कमी है वो किसकी प्रोपोर्शनल होती है, तो आप बोलोगे विल्य के मोलों की संख्या, यही तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है भाई, यही तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, विल्य के मोल या नंबर ऑफ, अब दो चीज बताई मैं, या तो विल्य के मोल के बराबर होगा या विल्य की संख्या के बराबर होगा, तो ये इसको क्या बोलेंगे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसका मतलब डेल्टा पी अपॉन पी ए नोट क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। इसका मीनिंग क्या है, डेल्टा पी अपॉन पी ए नोट क्या है, आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। आप बोलोगे डेल्टा पी अपॉन पी ए नोट क्या है, अभी ये आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ये आपके क्या अनुसंख्यक गुणधर्म है। क्या आप मेरे को बताओ, क्या आपका डेल्टा पी अनुसंख्यक गुणधर्म है क्या, आप बोलोगे नहीं, डेल्टा पी अपॉन पी ए नोट है ना, ये विल्य के मोल के प्रोपोर्शनल है, जो विल्य के मोल के प्रोपोर्शनल होता है वही आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। इसका मीनिंग ये आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, डेल्टा पी अपॉन पी ए नोट ये अनुसंख्यक गुणधर्म को बताएगा जो कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो अपेक्षिक अवनमन विल्य के अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, बहुत सही। अपेक्षिक अवनमन ये वाला विल्य के मोल की संख्या या विल्य के अणुओं की संख्या पर डिपेंड करता है, इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब चीजें समझ में आई क्या, बताओ एक बार के लिए बातें समझ में आई क्या आपके, एक बार के लिए मेरे को बताओ बातें समझ में आई क्या। हाँ भाई जल्दी से बताओ कि ये वाला जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कैसे निकालते हैं, इसका क्या मीनिंग है, कैसे विल्य के मोलों की संख्या पर डिपेंड करता है, कैसे विल्य के अणुओं की संख्या पर डिपेंड करता है, सब कुछ मैंने आपको इतना आराम से करवाया, क्या आपके समझ में आया क्या।
आ गया आ गया आ गया। रागिनी बोल रही है सर एक बार और समझाओ, एक बार और समझाओ भाई, एक बार और क्या समझें बताओ भाई, आपको एक बार और समझा देते हैं एक बार के लिए। देखो जब आप प्योर मिलाते हो, जब आपका प्योर है तो इसका वाष्प दाब हमेशा ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि 100% आपका 100 मोलिक्यूल है इसके अंदर। सपोज करो अब आपने 100 मोलिक्यूल का सॉल्यूशन तैयार किया, तो उसमें आपने 80 मोल आपके विलायक के डालने पड़ेंगे, 20 मोल आपको विलय के डालने पड़ेंगे, सही बात है। तो आपने 80 डाला, यहां 20 डाला। अब जब 100 मोलिक्यूल है, इस 100 मोलिक्यूल को आपको 100 डिग्री टेम्परेचर पर दिया, तो सपोज करो आपके 30 मोल क्या होंगे, 30 मोलिक्यूल क्या होंगे, वेपर में चले गए। अब सर 80 है यहाँ पे, तो जब 100 के 30 जा रहे हैं तो 80 के कम जाएंगे। हाँ सर लगभग कम जाएंगे, तो मान लेते हैं 25 चला गए, तो 25 आपके क्या है, मोलिक्यूल वेपर में चले गए। तो यहाँ 30 जा रहे हैं, यहाँ 25 जा रहा है। इसका मतलब जो प्योर है, जो प्योर विलायक है आपका, प्योर सॉल्वेंट है, उसमें आपका वेपर प्रेशर ज्यादा है। सॉल्यूशन जब तैयार करोगे तो उसमें वेपर प्रेशर में कमी आ रही है। कितनी कमी आ रही है? 30 से आपका 25 जा रही है। ये मैंने एक एग्जांपल माना है, ठीक है। 30 से 25 जा रहा है, इसका मतलब वेपर प्रेशर में कमी आ रही है। तो आप यहां से क्या निष्कर्ष निकाला? यहां से ये निष्कर्ष निकाला कि शुद्ध विलायक का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन की तुलना में ज्यादा होता है। शुद्ध विलायक का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन की तुलना में ज्यादा होता है। अब कितनी कमी आ रही है सर? इसका माइनस इसका करेंगे सर, ये ज्यादा है, ज्यादा माइनस कम करेंगे तो ज्यादा कौन सा है सर? ये वाला ज्यादा है। इसको हमने क्या बोला? पी ए नोट। इसको हमने क्या बोल दिया? पी ए नोट। इसको हमने बोल दिया पी ए नोट, ठीक है। इसको हमने बोल दिया पी ए नोट। और ये जो सॉल्यूशन है इसको हमने क्या बोल दिया? इसको हमने बोल दिया पी एस, ठीक है। इसको हमने बोल दिया पी एस, ठीक है। तो अब वाष्प दाब में कमी आपको पता चल गई, पी ए नोट माइनस पी एस, इसको हम बोलते हैं वाष्प दाब में कमी। क्या बोलते हैं? कि आपका विलायक माइनस विलियन में। आप ऐसे लाइन भी लिख सकते हो, यदि आपको प्रॉब्लम आ रही है तो यहां पे आप लाइन लिख सकते हो, वाष्प दाब में कमी, वाष्प दाब में कमी, कमी शुद्ध विलायक से, शुद्ध विलायक से विलयन तैयार करते समय वाष्प दाब में कमी आती है। यहाँ पे ऐसे लिखो आप, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लिखो, यहाँ पे लिखो आप। आप लिखाओ अवाष्पशील विलय के साथ, अवाष्पशील, अवाष्पशील विलय के साथ, के साथ विलायक को मिलाकर, को मिलाकर विलयन बनाया जाता है, विलयन बनाया जाता है, बनाया जाता है। तो इसका वेपर प्रेशर, तो इसका वाष्प दाब, तो इसका वाष्प दाब शुद्ध विलायक के, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम होता है, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम होता है, दाब से कम होता है, कम होता है। और इस अंतर को क्या बोलते हैं? और इस अंतर को हम RLVP बोलते हैं, और इस अंतर को RLVP कहते हैं भाई। आगे बात समझ में? ये बात आगे आपका ये आ गया भाई। RLVP क्या हो गया? जो अंतर होगा पी ए नॉट माइनस पी एस, ये आपका क्या हो गया? आपका एक तरीके से डेल्टा पी हो गया। किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हो सर? प्योर के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हो, तो ये हो गया आपका डेल्टा पी अपॉन पी ए नॉट। ये किसके बराबर है? ये सर हमें याद रखना है एक्स बी के बराबर होता है। डेल्टा पी अपॉन पी ए नोट ये हमेशा आपका एक्स बी के बराबर होगा, ठीक है। तो डेल्टा पी अपॉन पी ए नोट एक्स बी को हम क्या लिख सकते हैं सर? एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। हाँ सर, एन ए हमें पता है सोलवेंट है, तो सोलवेंट के मोल ज्यादा होंगे, सोल्यूट के कम है, तो एन ए प्लस एन बी का मान एन ए के बराबर होगा। जब आप इसको पुट किया तो ये वाला जो फॉर्मूला ये आपको परमानेंट याद रखना है। ये वाला जो फॉर्मूला है ये आपको परमानेंट याद रखना है। हर एग्जाम में यदि कोई क्वेश्चन आएगा तो इस फॉर्मूले से ही आपको सोल्व करना है। कैसे? डेल्टा पी अपॉन पी ए नोट बराबर एन बी अपॉन एन ए। एन बी किसको बताएगा? विलय के मोलों की संख्या अपॉन विलायक के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या अपॉन विलायक के मोलों की संख्या, ठीक है। ये आपका अपेक्षिक अवनमन, अपेक्षिक अवनमन विलय के अणुओं की संख्या, ये होता है अपेक्षिक अवनमन, इसको बोलते हैं अपेक्षिक अवनमन, ठीक है। ये बोलता है अनुसंख्यक गुणधर्म है, इसको हम बोलते हैं अपेक्षिक अवनमन। इसको हम क्या बोलते हैं? वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, इसको बोलते हैं किसको? डेल्टा पी अपॉन पी ए नोट को, ठीक है। तो ये अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। क्या बातें समझ में आ गई? क्या यदि बातें समझ में आ गई तो ये क्वेश्चन करके बताओ भाई, ये क्वेश्चन करके बताओ, जल्दी से बताओ भाई। मेरे हिसाब से अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दो भाई।
हाँ भाई जल्दी से बताओ। ठीक है भाई, मैं करता हूं, आप देखो कैसे करोगे भाई इसको। ये बोल रहा है बेंजीन का वाष्प दाब 1020 है। बेंजीन प्योर है, हाँ सर बिल्कुल प्योर है, उसका वाष्प दाब इसने बोल रखा है 1020 है। टोर है, हमें कोई दिक्कत नहीं, टोर में आगे देखेंगे। 58.5 ग्राम बेंजीन में 5 ग्राम अवाष्पशील, ये देखो ये विलायक है, ये आपका अवाष्पशील विल्य हो गया। विलायक में अवाष्पशील विल्य मिलाने से वाष्प दाब में कमी आ गई, कितनी 990 हो गए। तो ये जो पीएस बनाया हमने, सॉल्यूशन तैयार किया, इसका मान कितना आ गया 990 आ गया। ठीक है, इसका मान कितना आ गया 990 आ गया। तो अब विल्य का आणविक भार बताओ। ठीक है, तो हमें पता है इसमें क्या लगेगा सर, इसमें जब भी आपका अवाष्पशील विल्य नाम आ जाए तो हमें पता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर वाला फॉर्मूला लगाना है भाई। तो हमें क्या लगाना है, पी ए नोट माइनस पी एस अपॉन पी ए नोट बराबर हमेशा आपको एन बी अपॉन एन ए वाला फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, पी ए का मान कितना है सर 1020 है, माइनस पी एस का मान कितना है सर 990 अपॉन पी ए का मान कितना है सर 1020 है, बराबर एन बी कैसे निकालोगे सर, एन बी हम कैसे निकालेंगे, एन बी का मान हो गया सर, एन बी भार किसका, विल्य का भार अपॉन विल्य का अणुभार, विल्य का भार अपॉन विल्य का अणुभार। हाँ सर, विल्य का भार अपॉन विल्य का अणुभार आ जाएगा। अब विल्य का भार कितना है सर, विल्य का भार आपका आ गया 5 ग्राम। अब अणुभार हमें पता नहीं है सर, विल्य का अणुभार हमें निकालना है, तो इसको मान लेते हैं एक्स, मान लेते हैं 5x। एन ए क्या है सर, एन ए आपका विलायक का भार अपॉन विलायक का अणुभार। विलायक का भार कितना है सर 58.5 है, कितना है 58.5 अपॉन विलायक का अणुभार क्या है सर, बेंजीन है, बेंजीन मुझे पता है C6H6 को क्या बोलते हैं, बेंजीन बोलते हैं। इसका आपको भार निकालना है, तो हमें पता है कार्बन का कितना होता है 12, 12 छिकी 72 प्लस 6 आपका कितना आ जाएगा 78 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 78 आ जाएगा। अब देखो भाई इसका मान एन बी ऊपर आएगा तो सर ये 5/x आ जाएगा, इनटू आपका कितना नीचे कितना आ जाएगा 58.5 अपॉन कितना आ जाएगा 78 आ जाएगा। अब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 30 अपॉन ये आ जाएगी 1020 बराबर आ जाएगा 5/x इंटू 58.5, ये जो 78 है ये ऊपर चला जाएगा इंटू 78 आ जाएगा, इंटू 78 आ जाएगा। अब आप इसको सोल्व करो 0 से 0, तो x की वैल्यू कैसे आएगी सर, 5 इंटू 78 इंटू 102 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया अपॉन नीचे कितना आ जाएगा 58.5 इंटू 3 आ जाएगा। जब आप इसको सोल्व करोगे, कैलकुलेशन करोगे और सोल्व करोगे तो बताओ भी इसका आंसर कितना आ जाएगा। जब आप इसको कैलकुलेट करके सोल्व करोगे, मैं आपको आंसर बता देता हूं, जब आप इसको पूरा सोल्व करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 220 ग्राम। इसका आंसर कितना आ जाएगा 220 ग्राम। जब आप इसको सोल्व करोगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 220 ग्राम। चौधरी जी का सही है, मनोज बेनीवाल 226.7 थोड़ा सा आप देखना कैलकुलेशन मिस्टेक हुई होगी, तो इस प्रकार से आपको करना है, कुछ नहीं करना, सीधा ये वाला जिसको फॉर्मूला पता है, जिसको ये वाला फॉर्मूला पता है उसका आंसर गलत नहीं होगा भाई, उसका आंसर गलत नहीं होगा। सीधा सीधा आपको करना है, एनबी का मान निकालना है, एनए का मान निकालना है, सीधा वैल्यू पुट करनी है, आपको एक्स का मान आ जाएगा। इस एक्स का मीनिंग क्या है, इस एक्स का मीनिंग है अवाष्पशील विल्य है, जो ये अवाष्पशील विल्य है इसका अणुभार है, अवाष्पशील विल्य का अणुभार आ जाएगा, विल्य का अणुभार आ जाएगा। ठीक है, ये आपको एक्स बताएगा। आगे हम पढ़ेंगे 2 नंबर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्वथनाक में उन्नयन। क्या क्वथनाक आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है क्या, तो आप बोलोगे नहीं सर। क्वथनाक में उन्नयन क्या आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है क्या, तो आप बोलोगे हाँ सर, ये अपनी
क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अभी समझ में आ गया, 226.66 हो सकता है शायद 226 ही आए। एक बार मैं भी कैलकुलेशन चेक करूंगा अपने, तो मैं इसकी कैलकुलेशन चेक करता हूं एक बार कितना आएगा। अभी कैलकुलेशन चेक करते हैं। 5 इंटू 78 इंटू 102 डिवाइड बाई 58.5 डिवाइड बाई 3 226.66 आएगा भाई। इसका आंसर आएगा 226.66। ठीक है, यानी मेरे हिसाब से अब आपको समझ में आ गया किस प्रकार से आपको करना है। तो अभी ऐसे कोई क्वेश्चन आएगा आगे इन फ्यूचर तो आपका गलत नहीं होना चाहिए भी। सिर्फ आपको ये पहचान करनी आनी चाहिए, जब भी अवाष्पशील विलय मिलाओगे तो वो आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बन जाएगी, और जब भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बनेगी तो डेल्टा पी अपॉन पी ए नॉट बराबर एन बी अपॉन एन ए वाला फॉर्मूला आपका लगेगा। अब अपन बात करेंगे क्वथनांक में उन्नयन की कि आपका बॉइलिंग पॉइंट में कितना एलिवेशन हो रहा है। अब देखो सेम वही बात जब आपका प्योर सॉल्वेंट है तो बॉइलिंग पॉइंट का मीनिंग क्या होता है सर, वह टेम्परेचर जिस पर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना आपका वेपर प्रेशर हो जाना चाहिए कि जो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी जो वायुमंडलीय प्रेशर है यानी 1 atm है उसके बराबर हो जाना चाहिए। तो यदि आपका प्योर है तो वो ज्यादा वेपर बनाएगा तो जल्दी वेपर बनेगा, तो आपका एटीएम 1 atm के बराबर कम टेम्परेचर में मान आ जाएगा। और यदि आपने अवाष्पशील विलय मिला दिया तो उसकी में क्या होगा, आपका वेपर प्रेशर कम बनेगा, तो वेपर प्रेशर कम बनने की वजह से आपका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। कैसे सर, एक बात थोड़ा सा समझा दीजिए। तो देखो भाई, देखो जब आपका प्योर सॉल्वेंट है तो वही सेम बात, जैसे आपका 100 मॉलिक्यूल आपने प्योर सॉल्वेंट के ले लिए, 100 मॉलिक्यूल ले लिए, ठीक है। एक बार आप जब सॉल्यूशन तैयार करोगे तो इसमें आपने 80 मॉलिक्यूल आपने क्या ले लिए, 80 मॉलिक्यूल उसके ले लिए, 20 मॉलिक्यूल आपने किसके ले लिए, सोल्यूट के ले लिए। ये आपने सोल्यूट के ले लिए और ये आपने सॉल्वेंट के ले लिए, ठीक है। और ये आपका किसका है, सॉल्वेंट का है, ठीक है। हाँ सर सही बात है। अब जब देखो मेरे को खुद ही बताओ आप, जब मैं 100 डिग्री पे आपको करा रहा हूं, सपोज करो 100 डिग्री टेम्परेचर पे मैं इसको गर्म कर रहा हूं, तो ये मॉलिक्यूल क्या है, 30 मॉलिक्यूल इसके यहाँ पे चले गए, 30 मॉलिक्यूल आपके यहां चले गए। कितने मॉलिक्यूल, 30 मॉलिक्यूल। और ये जो 30 मॉलिक्यूल है, सपोज करो ये 1 एटीएम का प्रेशर रखते हैं, ये 30 मॉलिक्यूल बराबर 1 एटीएम का प्रेशर आएगा। तो ये किस पे आ रहा है, 100 डिग्री पे आ रहा है। जैसे ही आप यहाँ पे 100 डिग्री टेम्परेचर पे गर्म करोगे, क्योंकि यहाँ पे 100 मॉलिक्यूल है तो आपका 30 मॉलिक्यूल जा रहे हैं, यहाँ 80 है तो यहाँ पे कितने जाएंगे, मान लेते हैं 25 जाएंगे, यहाँ मान लेते हैं 25 जाएंगे। हाँ सर, तो मुझे तो 30 के बराबर है, मुझे 30 मॉलिक्यूल यहाँ पे ऊपर भेजने हैं, तो जाके 1 एटीएम का प्रेशर आएगा, और 1 एटीएम का प्रेशर आएगा उसी को हम बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। तो यहाँ पे हमें करना क्या है सर, यहाँ तो 30 तो है नहीं, यहाँ तो 25 ही हुए, तो क्या करना है, तो इस टेम्परेचर को और ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे वेपर ज्यादा बनेगी। तो मान लेते हैं ये 105 डिग्री टेम्परेचर आते आते, और ये जो 80 मॉलिक्यूल में से 105 डिग्री जैसे ही आपने किया तो 5 और आ गए, इसमें 5 और आके 30 मॉलिक्यूल बन गए। जैसे 30 मॉलिक्यूल बनोगे तो ये बनते ही क्या बोलेंगे सर, मुझे 1 एटीएम के बराबर प्रेशर मिल चुका है। ये क्या बोलेंगे कि हम सर 1 एटीएम के बराबर हो चुके हैं। जैसे ही 1 एटीएम के बराबर होगा तो जो आपका टेम्परेचर की वैल्यू होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगी। तो इसको क्या बोलोगे आप, बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। अब बताओ इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है या इसका ज्यादा है। आप बोलोगे सर ये तो 100 पे था, ये 105 पे था, तो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो गया, सॉल्यूशन के ज्यादा हो गया। यानी आपका बॉइलिंग पॉइंट में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। प्योर सॉल्वेंट से आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, सॉल्यूशन का ज्यादा होगा। तो जैसे ही अवाष्पशील विलय मिलाते हो तो सॉल्यूशन का क्वथनांक बढ़ जाता है, यही चीज यहाँ पे लिखनी चाह रहे हैं, यही चीज हम यहाँ पे लिखने चाह रहे हैं। देखो विलायक है 100 डिग्री पे है, आपका मॉलिक्यूल कम जाएगा। जैसे ही आपने विलय प्लस विलायक मान ला, ये आपको सब कुछ समझाने के लिए, तो ये मान लेते हैं वो सेम बात है। यहाँ आपका सॉल्वेंट है, यहाँ आपका प्योर सॉल्वेंट है, तो 30 मॉलिक्यूल आपके यहाँ चले गए, किसमें से सर, मान लेते हैं 100 मॉलिक्यूल है, इसके 100 मॉलिक्यूल है और इसके 30 मॉलिक्यूल 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होगा, यहां चला गया, और इसका मान 1 एटीएम के बराबर है।
अब जैसे ही यहाँ पे 80 मोलिक्यूल आपके सॉल्वेंट के और 20 मोलिक्यूल आपके किसके, सोल्यूट के। 20 मोलिक्यूल आपके किसके, सोल्यूट के। तो ये 100 डिग्री पे क्या करेगा सर, 100 डिग्री पे ये 25 मोलिक्यूल को ही भेजेगा। 25 को भेजेगा तो क्या 1 एटीएम के बराबर होगा, क्या नहीं होगा। तो ये आपका 25 होगा जो कि 1 एटीएम के बराबर नहीं है। तो जैसे ही आपने टेम्परेचर, जैसे ही आपने सपोज करो टेम्परेचर 105 किया तो ये आपका क्या होगा, 1 एटीएम के बराबर टेम्परेचर आ जाएगा। जैसे ही आपने 100 किया तो ये आया, 105 किया तो यहाँ पे आपने बोला 30 मोलिक्यूल आ गए जो कि 1 एटीएम के बराबर हो गया। और इसको हमने क्या बोल दिया, इसको हमने बोल दिया बॉइलिंग पॉइंट। इसको हमने क्या बोल दिया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया। तो हमें पता है प्योर सॉल्वेंट से इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ चुका है भाई। यही बात हम यहाँ पे लिखेंगे। जब एक अवाष्पशील विलय को शुद्ध विलायक में मिलाया जाता है तो इसका वाष्प दाब कम हो जाएगा। हाँ सर, वाष्प दाब में कमी आएगी, बिल्कुल कमी आएगी। आपका जो 100 वाले हैं वो 30 बनाएंगे, जो 80 वाला है वो क्या बनाएंगे, आपके 25 ही बनाएंगे। वाष्प दाब में कमी आएगी तथा क्वथनांक बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, सब कुछ आपको बता दिया। विलयन तथा शुद्ध विलय के क्वथनांक बिंदु का अंतर ही आपका क्या होगा, क्वथनांक में उन्नयन होगा। अब देखो क्वथनांक में उन्नयन यानी कितना क्वथनांक बढ़ा, तो आप बोलोगे सर बाद में कितना है, सर पीएस है। पहले वाले का कितना है, पीए नोट है भाई, क्वथनांक है तो हम टेम्परेचर में बोलेंगे। तो बाद वाले का टेम्परेचर हमने मान लिया टीबी है, और पहले वाले का प्योर वाले का हमने क्या मान लिया, टीबी नोट मान लिया। ये आपका बाद वाला है, सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन हमने जो बॉइलिंग पॉइंट है उसको मान लिया हमने टीबी, और ये जो प्योर है इसको हमने मान लिया, इसका जो आपका इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है उसको हमने मान लिया टीबी नोट। अब बताओ कौन सा बड़ा है। आप बोलोगे सर जब वृद्धि हो रही है, क्वथनांक में वृद्धि हो रही है, इसका मतलब ये ज्यादा है, वृद्धि हो रही है तो ये ज्यादा है। तो कौन सा ज्यादा है सर, टीबी ज्यादा है। तो टीबी माइनस टीबी नोट को हम क्या बोलेंगे, डेल्टा टीबी बोलेंगे, क्वथनांक में उन्नयन बोलेंगे। टीबी माइनस टीबी नोट को हम क्या बोलेंगे, आपका ये वैल्यू ज्यादा है सर, ये वैल्यू ज्यादा है, तो इसको जो डिफरेंस आएगा इसको हम बोलेंगे क्वथनांक में उन्नयन। ठीक है, तो डेल्टा टीबी बराबर टीबी माइनस टीबी नोट, बहुत इंपॉर्टेंट है। टीबी माइनस टीबी नोट, टीबी क्या है, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है। टीबी नोट क्या है, प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है। डेल्टा टीबी क्या है, क्वथनांक में उन्नयन कितना हो रहा है, ये सब कुछ बता रहा है भाई। ठीक है, टीबी नोट विलायक का क्वथनांक है, किसका है, विलायक का क्वथनांक है। टीबी किसका है, विलियन का क्वथनांक है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, विलियन और विलायक बहुत ध्यान में रखना है। टीबी डेल्टा टीबी क्या है, क्वथनांक में उन्नयन है, क्वथनांक में उन्नयन है। यहां पे फिर आपने देखा डेल्टा टीबी का मान आपको पता होना चाहिए, टीबी माइनस टीबी नोट। कौन सा सर, क्वथनांक में वृद्धि होती है तो इसका मतलब सॉल्यूशन माइनस प्योर सॉल्वेंट होगा, टीबी माइनस टीबी नोट होगा। अब इसका मान क्या होगा डेल्टा टीबी का, तो ये मान होता है केबी इंटू एम के। सर डेल्टा टीबी निकाल दिया, टीबी माइनस टीबी नोट, लेकिन अब टीबी का, डेल्टा टीबी का मान क्या होता है, तो इसका मान होता है केबी इंटू एम। केबी क्या होगा, मोलल उन्नयन स्थिरांक होगा। केबी किसको बोलेंगे, मोलल उन्नयन स्थिरांक होगा। और एम किसको बोलते हैं, मोललता को बोलते हैं। एम क्या है सर, मोललता है। तो हमने एक फॉर्मूला सेट कर लिया, डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू एम। डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू एम। डेल्टा टीबी क्या होता है सर, टीबी माइनस टीबी नोट होता है। बस ये यदि आपको याद है तो क्वथनांक में जो उन्नयन है वो आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ये दो फॉर्मूले आपको याद रखना, टीबी माइनस टीबी नोट और डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू एम, तो आपका पूरा खलास कर देंगे भाई। पूरा आपका जो बॉइलिंग पॉइंट वाला है, बॉइलिंग पॉइंट वाला पूरा खलास हो जाएगा। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन आता है केबी की यूनिट क्या है। अब आपका क्वेश्चन आता है केबी की यूनिट क्या है भाई। अब देखो भाई, केबी की यूनिट निकालना है मुझे, तो डेल्टा टीबी अपॉन एम कर दूंगा भाई। यहां से केबी का मान निकालूंगा मैं, तो देखो केबी का मान क्या आएगा, डेल्टा टीबी अपॉन एम आ जाएगा। हाँ सर, डेल्टा टीबी, टीबी यानी टेम्परेचर में कमी या टेम्परेचर में अंतर। तो टेम्परेचर में अंतर हो चाहे टेम्परेचर में कमी हो, टेम्परेचर में अंतर किससे निकाला जाएगा सर, केल्विन से निकालते हैं, तो इसका मान आ जाएगा केल्विन में। और एम का कैसे निकालोगे सर, एम की यूनिट कैसे निकालोगे सर, मुझे पता है एम बराबर होता है एन। एम बराबर क्या होता है सर, एम बराबर होता है एन अपॉन डब्ल्यू। हाँ सर, क्या होता है एन, किसको बताएगा, विलय के मोल अपॉन विलायक का भार, किसमें, केजी में। ठीक है, हाँ सर ठीक है। तो एन क्या बताएगा, एन की यूनिट क्या होती है सर, मोल होती है, अपॉन इसकी यूनिट क्या होती है सर, इसकी यूनिट आपकी केजी होती है। तो मैं इस एम की जगह क्या रखूंगा, मोल अपॉन केजी रखूंगा, तो ये सर केजी आपका ऊपर चला जाएगा भाई। ये तो है आपका डेल्टा टीबी अपॉन एम का मान सर, के अपॉन मोल अपॉन केजी। सर ये वाला केजी ऊपर चला जाएगा, के इंटू केजी अपॉन मोल आ जाएगा। सर ये तो बोला है के इंटू केजी अपॉन मोल। इसको हम कैसे लिख सकते हैं सर, ऐसे लिख सकते हैं क्या, के इंटू केजी, ये मोल ऊपर जाएगा तो मोल इनवर्स आ जाएगा। तो केबी की यूनिट आपको ध्यान में रखना, के केजी मोल इनवर्स।
kg मोल इनवर्स kb की यूनिट होती है। यहां से बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, यहां हो सकता है अपनी किस्मत अच्छी हो तो आगे भी क्वेश्चन आ सकते हैं यहां से। तो केबी की यूनिट क्या है, के केजी मोल इनवर्स। क्या यूनिट है भाई, के केजी मोल इनवर्स। अब आपको दिया हुआ है केबी केवल विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है, ताप पर नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई, केबी आपका ताप पे डिपेंड नहीं करेगा, केवल और केवल विलायक की प्रकृति पर, केवल और केवल विलायक की प्रकृति पर डिपेंड करता है। कौन, केबी केवल और केवल विलायक की प्रकृति पर डिपेंड करता है, ताप पे नहीं करता है, ताप पे नहीं करता है। अब इस केबी का मान, इस केबी का मान भी हम निकाल सकते हैं, एम आर टीबी नॉट स्क्वायर अपॉन 1000 डेल्टा एच वेपराइजेशन। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, एम आर टीबी स्क्वायर अपॉन 1000 डेल्टा एच वेपराइजेशन। कई बार क्या होता है, इन सब की वैल्यू देके आपको केबी पूछ सकता है, तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, एम आर टीबी स्क्वायर अपॉन 1000 डेल्टा एच वेपराइजेशन। अब देखो एम क्या होता है सर, विलायक का मोलर द्रव्यमान, जो आप विलायक ले रहे हो इसका मोलर द्रव्यमान। आर हमें पता है सर क्या होता है, गैस कांस्टेंट होता है। आर क्या होता है, गैस नियंत्रक होता है। आर क्या होता है, गैस नियंत्रक होगा। हाँ सर, गैस नियंत्रक होगा, ठीक है। टीबी नोट क्या है, विलायक का क्वथनांक बिंदु है, ठीक है। डेल्टा एच वेपराइजेशन क्या है, विलायक के वाष्पीकरण की एंथैल्पी है, जो कि आपको हो सकता है दे दी जाए क्वेश्चन में। फिर डेल्टा एच को हम क्या लिख सकते हैं, जो डेल्टा एच अपॉन एम है ना, जो डेल्टा एच अपॉन एम, इसको हमने क्या लिख दिया, एल वी आ जाएगा। इसका मान क्या होता है, डेल्टा एच वेपराइजेशन अपॉन एम, इसको हमने क्या लिख दिया, एलवी लिख दिया। ये क्या होता है, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। तो ये क्या वैल्यू आ जाएगी, आर टीबी स्क्वायर अपॉन 1000 डेल्टा एच अपॉन एम को क्या लिख दिया हमने, एलवी लिख दिया। तो आपको पता चल गया एम आर टीबी स्क्वायर अपॉन 1000 डेल्टा एच, ये आपको किसको बताएगा, टीबी को बताएगा, किसको बताएगा, सॉरी केबी को बताएगा, ठीक है। केबी का मान भी आपको पूछ सकता है भाई, तो ये भी आपको फॉर्मूला याद रखना है। डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू एम। हाँ सर, एम क्या है, मोललता है। मोललता कैसे निकालोगे, मोलों की संख्या अपॉन विलायक का भार किसमें, केजी में। विलायक का भार किसमें, केजी में। अब आपको जल के लिए आपको ध्यान में रखना है, जल के लिए केबी का मान कितना होता है, 0.52 होता है। इसकी यूनिट आपको दे सकता है साथ में, 0.52 के केजी मोल इनवर्स, के केजी मोल इनवर्स, ऐसे आपको देगा भाई, ऐसे आपको देगा कि केबी का मान कितना होता है, 0.52 के केजी मोल इनवर्स होता है, के केजी मोल इनवर्स होता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं भाई, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। अब भाई चीजें समझ में आ रही है, सब कुछ सही आ रहा है, ठीक है, सब कुछ सही आ रहा है। तो ये वाला क्वेश्चन आप करके बताओ, ये वाला क्वेश्चन आप करके बताओ भाई, सब कुछ यदि आपके समझ में आ रहा है तो ये वाला क्वेश्चन करके बताओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, ठीक है। 10% यूरिया वेट बाई वेट के, वेट बाई वेट नहीं है सही, के जलीय विलयन का क्वथनांक ज्ञात कीजिए यदि जल का केबी दिया हुआ आपका 0.52, हाँ ठीक है, ठीक है, 0.52 के केजी मोल इनवर्स दिया हुआ है, के केजी मोल इनवर्स दिया हुआ है। तो आपको पूछा हुआ है विलयन का क्वथनांक बिंदु बताओ भाई, कैसे करोगे सर, 10% वेट बाई वेट का क्या मीनिंग है सर, ऊपर वाला किसको बताएगा, विल्य के भार को। तो विल्य का भार कितना आएगा, आप बोलोगे सर 10 आएगा, भार कितना आएगा, आप बोलोगे 10 ग्राम भार है। तो विलायक नीचे वाला किसको बताएगा, विलियन को बताएगा, विलियन का भार कितना आएगा, आप बोलोगे सर 100 आएगा। इन दोनों का डिफरेंस तो आपका आ जाएगा विलायक, तो आप बोलोगे विलायक का भार कितना आ जाएगा सर, इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 90 ग्राम आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 90 ग्राम आ जाएगा। हाँ सर ये बात सही है, ये बात है सही है। अब आपका क्या फॉर्मूला है सर, डेल्टा टीबी बराबर क्या होता है, केबी इंटू एम आता है। हाँ सर, एम कैसे निकालेंगे सर, एम होता है एन अपॉन डब्ल्यू किसमें, केजी में। आपका देखो कि क्या है, एन क्या है, विल्य का भार, विल्य का भार कितना है सर 10 है, अपॉन विल्य का अनुभार, विल्य क्या है सर, यूरिया, यूरिया क्या होता है, यूरिया, यूरिया का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। यूरिया क्या होती है, आप बोलोगे NH2CONH2 को बोलते हैं, और इसका अणुभार कितना होता है, 60 होता है भाई, इसका अणुभार कितना होता है, 60 होता है। तो यहाँ पे हमने 60 लिख लिया, इनटू वेट, वेट कितना है, विलायक का वेट 90 ग्राम में है, तो सर ऊपर क्या लगाएंगे, 1000 लगाएंगे। आप इसको सोल्व करोगे, ये 2 0 से 2 0 गया, ऊपर आपका 100 बटा नीचे आ गया 54, ये आपका एम का मान आ गया। सर केबी का मान कितना है, ये रहा सर 0.52, इंटू एम का मान कितना है सर, 100 बटा 54। आप ये सोल्व कर लेना, डेल्टा टीबी का मान आ जाएगा, डेल्टा टीबी का मान आ जाएगा। सर डेल्टा टीबी का मान आया, आगे फिर क्या करना पड़ेगा सर, हमें टीबी माइनस टीबी नोट करना पड़ेगा। ये देखो, ये मैं सोल्व करके बताता हूं आपको, 100 बटा 54, 100 डिवाइड बाई 54 इंटू 0.52, तो इसका मान आएगा 0.962,
ठीक है। अब देखो इसको क्या लिखते हैं सर, इसको लिखेंगे टीबी माइनस टीबी नोट बराबर 0.69629। अब हमें पता है ये तो जल है। हाँ सर, ये देखो जल है, जल के लिए आपको टीबी नोट कितना होता है भाई, जल है, जल के लिए टीबी नोट हमें पता है, ये तो बॉइलिंग पॉइंट को बताएगा 100 डिग्री होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, या फिर 373 केल्विन होता है, 373 केल्विन होगा। तो देखो टीबी का मान आ जाएगा 373 प्लस पॉइंट, सॉरी 273 होगा, 100 डिग्री है, 373 पॉइंट प्लस 0.9629, तो ये आ जाएगा 373.96 वैल्यू आ जाएगी आपकी टीबी की। बताओ भाई, ठीक है, बताओ भाई, ठीक है, ये आपको ऐसे आपको करना है भाई, ठीक है। ये आपका क्या है भाई, आपने आपने जो बताया वो अंतर बता दिया, जल्दी विलियन का, विलियन का क्वथनांक पूछा है तो विलियन का क्वथनांक ये ऐसे आएगा आपका, क्या आएगा, टीबी आएगा। ये जो डेल्टा टीबी, ये क्वथनांक में उन्नीन बता रहे हो आप, क्वथनांक में उन्नीन आपका इतना आएगा। आपको पूछा हुआ है जल्य विलियन का क्वथनांक यानी टीबी पूछा हुआ है, तो टीबी आप कैसे निकालोगे, टीबी का मान आपका इतना आएगा भाई, टीबी का मान है आपका इतना आएगा। बताओ भाई, आप जो निकाल रहे हो ना, ये निकाल रहे हो आप क्वथनांक में उन्नीन, जबकि इसने पूछा है जल्य विलियन का क्वथनांक यानी टीबी का मान पूछा हुआ है। बताओ भाई समझ में आ गया क्या आपके, हाँ भाई बताओ भाई समझ में आ गया क्या। ठीक है, अपन आगे चलते हैं, तब तक आप मेरे को बता दीजिए कि जो मैं बोल रहा हूं कि विलियन का कैसे निकालोगे, क्वथनांक में उन्नीन क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस होता है, क्या दोनों चीजें आपके क्लियर हो गई क्या, अभी क्लियर हो गई तो अपन आगे चलेंगे। बता दीजिए। हाँ भाई, चौधरी जी बोलिए, कर लिया सर जी, हाँ जी वही बताया था बिल्कुल। हाँ जी मनोज भाई, सर एक बार वापस समझाओ क्वेश्चन, क्वेश्चन समझाए। देखो भाई, ये आपका सब कुछ पता है, विलय का बार ऊपर वाला यानी 10 बजाएगा, विलियन का बार 100 आएगा, विलय का बार कितना आएगा, 90 आएगा। आपने एम निकाल लिया, डेल्टा टीबी आपने निकाल लिया, ये मान आ गया भाई, ठीक है। अब ये जो डेल्टा टीबी किसको बताएगा सर, ये बताएगा टीबी माइनस टीबी नोट, इसका मान कितना आ रहा है, 0.9629 आ रहा है, ठीक है। हमें पूछा हुआ है विलियन का कितना पूछा हुआ है, यानी टीबी पूछा हुआ है, हमें टीबी पूछा है, न कि डेल्टा टीबी, हमें पूछा हुआ है टीबी, तो टीबी निकालेंगे तो सर ये टीबी नोट जुड़ जाएगा। हाँ सर, अब इस टीबी नोट का मान कितना होगा, तो ये देखो यहाँ पे आपका जल दिया हुआ है, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्वथनांक में, सॉरी आपका जो सॉल्वेंट है, जो विलायक है आपका, वो जल है, और जल का मुझे पता है टीबी का मतलब, टीबी क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट, जो जल का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, सेंटीग्रेड को हमेशा केल्विन में यूज करना है, तो 373 केल्विन होगा, तो यहाँ पे टीबी का मान कितना होगा, 373 केल्विन होगा, प्लस ये आप ये जोड़ दोगे तो आपका टीबी का मान आ जाएगा। आगे बात समझ में क्या, अब निशा जी एक बार बताओ भी, बातें समझ में आ गई क्या आपके, अभी बातें आपके समझ में आ गई क्या निशा जी। हाँ बातें समझ में आ गई तो अपना चलते हैं आगे, ठीक है। हिमांक में अवनमन, आगे देखो आपका आ गया तीसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, हिमांक में अवनमन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब आपका नाम दिया हुआ है फ्रीजिंग पॉइंट, जमाव बिंदु, क्या नाम है, जमाव बिंदु। इसका मतलब लिक्विड आपका धीरे धीरे क्या होगा, जम के ठोस में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे जल आपका, जल अपन बोलते हैं फ्रीज में रखने के बाद में क्या होता है, जल ठोस में यानी आपका बर्फ में कन्वर्ट हो जाएगा, हम उसको क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं भाई, फ्रीज में रखते हैं तभी वहां से नाम आया फ्रीजिंग पॉइंट, यानी जल आपका क्या हो रहा है, फ्रीज होके ठोस में कन्वर्ट हो रहा है। तो जल आपका किस में कन्वर्ट हो रहा है, आइस में कन्वर्ट हो रहा है, बर्फ में कन्वर्ट हो रहा है, तो उस बिंदु को हम क्या बोलेंगे, जहां पे जल आपका जल आपका ठोस में कन्वर्ट हो रहा है, उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं, उस बिंदु को हम बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। तो देखो वह ताप जहां पर किसी द्रव का वाष्प दाब उसकी ठोस अवस्था के वाष्प दाब, यानी द्रव और ठोस बराबर आ जाए, द्रव कन्वर्ट हो जाए किसमें, ठोस में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे, हिमांक बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको, हिमांक बिंदु बोलेंगे। वह ताप जहां पे द्रव आपका ठोस में कन्वर्ट हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। जब अवाष्पशील विलय को विलायक में मिलाया जाता है तो आपको याद रखना है हिमांक में कमी आती है भाई,
जैसे ही आप, जैसे सपोज करो आपने विलायक मिलाया, सीधा आपका पानी था, आपने 0 डिग्री सेंटीग्रेड लिया, आपका पानी जम के ठोस में कन्वर्ट हो गया। लेकिन जब आप रेत लोगे तो क्या रेत जम जाएगी क्या? अरे भाई क्या रेत जम जाएगी क्या? हाँ सर, रेत क्या होगा, आपकी जल्दी चिपकेगी पानी के साथ में, तो वो क्या होगा, जो आपका 0 डिग्री पे आ रहा था वो जल्दी आ जाएगा। इसकी वजह से आपका हिमांक में कमी आ जाती है, हिमांक में कमी आ जाती है। सीधा सीधा आपको ध्यान में रखना है कि आपका जैसे ही आपने अवाष्पशील विलय मिलाओगे, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट आपका कम हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट आपका कम हो जाता है। तो कितना कम होगा सर? जो प्योर है उसमें से ही तो कम होगा सर। आपका हिमांक में आप बोल रहे हो कमी आ रही है, कितनी कमी आ रही है उसको बोलते हैं डेल्टा टीएफ। कितनी कमी आ रही है? डेल्टा टीएफ। ये मान किसके बराबर होगा सर? कमी आ रही है, इसका मतलब विलियन का कम है। किस में से? प्योर में से। तो देखो प्योर माइनस विलियन, प्योर माइनस विलियन, तो ये मान किसको बताएगा? डेल्टा टीएफ को बताएगा। प्योर माइनस विलियन, तो ये मान किसको बताएगा? ये मान आपका डेल्टा टीएफ को बताएगा। सर ये क्या है? टीएफ ये विलायक का हिमांक है, और ये टीएफ क्या है सर? ये विलियन का हिमांक है। आगे बात समझ में क्या? वहां पे देखो टीबी में उल्टा चलता है। टीबी आप यहाँ पे लिख सकते हो, टीबी का भी लिख सकते हो भाई। टीबी में आपका उल्टा चलता है, यहाँ पे लिखता है टीबी माइनस टीबी नोट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका वृद्धि होती है, टीबी माइनस से टीबी नोट होता है, यहाँ पे आपका बॉइलिंग पॉइंट में वृद्धि होती है, तो वो आपका सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, जिसकी वजह से सॉल्यूशन में से हम प्योर सॉल्वेंट का घटाते हैं। जबकि यहाँ पे कमी होती है, इसका मतलब सॉल्यूशन का कम हो रहा है, तो प्योर माइनस से सॉल्यूशन होगा, प्योर माइनस से सॉल्यूशन होगा। इसको हम बोलते हैं डेल्टा टीएफ। क्या बोलेंगे? डेल्टा टीएफ बोलेंगे। तो डेल्टा टीएफ बराबर क्या होगा? केएफ इंटू एम। एम क्या होगा? मोलरता बताएगा। केएफ किसको बताएगा? मोलर अवनमन स्थिरांक या क्रायोस्कोपिक नियंत्रक को बताएगा। केएफ की यूनिट, जैसे केबी की यूनिट आपको पता है के केजी मोल इनवर्स होते हैं, वैसे सेम आपकी इसकी क्या होगी? के केजी मोल इनवर्स होगी। केएफ विलय की प्रकृति व ताप दोनों पे निर्भर करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। विलय की प्रकृति और ताप दोनों पे डिपेंड करता है भाई। कौन? केएफ। केएफ आपका विलय की प्रकृति और ताप दोनों पे डिपेंड करता है। केएफ की यूनिट क्या आ जाएगी? के केजी मोल इनवर्स आ जाएगी। डेल्टा टीएफ बराबर केएफ इंटू एम। एम आपका मोललता हो जाएगा, केएफ आपका मोलल अवनमन स्थिरांक हो गया, क्रायोस्कोपिक नियंत्रक हो गया। ठीक है, हाँ सर बिल्कुल ठीक है। अब वैसे जैसे आपने केबी निकाला, कैसे निकाला सर? आर की एम आर टीबी स्क्वायर अपॉन 1000 डेल्टा एच, एम आर टीबी स्क्वायर अपॉन 1000 डेल्टा एच। वैसे ही आप यहाँ पे एम आर टी एफ स्क्वायर अपॉन 1000 डेल्टा एच एफ, जैसे वहां पे डेल्टा एच है, वहां यहाँ पे क्या आएगा? डेल्टा एच एफ आ जाएगा। ठीक है, और डेल्टा एच एफ अपॉन एम को क्या बोलते हैं सर? एल एफ बोलेंगे। आर टी एफ स्क्वायर अपॉन 1000 एल एफ। जैसा आपने सेम वैसा किया, किसमें? जो बॉइलिंग पॉइंट में कर रहे हो, सेम का सेम आपको फ्रीजिंग पॉइंट में होगा। एम क्या होगा? विलय का मोलर द्रव्यमान। टीएफ नोट क्या होगा? विलय का हिमांक बिंदु। डेल्टा एच एफ क्या होगा? विलय की गलन की एंथैल्पी। और एल एफ क्या होगा? गलन की गुप्त ऊष्मा होगी। एल एफ बराबर क्या होगा? डेल्टा एच एफ अपॉन एम आ जाएगा, अपॉन एम आ जाएगा। तो ये बात मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई, केएफ कैसे निकालते हो। यहां से कई बार क्वेश्चन आ सकता है कि एम दे दिए जाए आपको, आर दे दिए जाए, टीएफ दे दिया जाए और डेल्टा एचएफ दे दिया जाए, आपको पूछ लिया जाए केएफ का मान कितना है। तो ये वाला फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, एम आर टी एफ स्क्वायर अपॉन 1000 डेल्टा एचएफ। ठीक है, अब देखो डेल्टा एच एफ बराबर क्या होता है? के एफ इंटू एम। जैसे डेल्टा टीबी बराबर क्या होता है? के बी इंटू एम। यहाँ पे आपका के बी क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट होगा। यहाँ एफ किसको बताएगा? फ्रीजिंग पॉइंट को बताएगा। तो डेल्टा टी एफ बराबर क्या हो जाएगा? के एफ इंटू एम। एम क्या होगा? मोललता। सर मोललता कैसे निकालते हैं? मोल अपॉन विलय का भार किसमें? केजी में। विलय के मोल की संख्या अपन विलय का भार किसमें? केजी में। या फिर विलय का भार यदि ग्राम में दिया हो तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, पानी के लिए केएफ का मान कितना है सर? 1.86 होता है। कितना होता है? 1.86 होता है। और केबी का मान कितना होता है? 0.52 होता है। पानी है, इसके लिए केएफ का मान 1.86 होता है, केबी का मान 0.52 होता है। तो पानी का हिमांक बिंदु कितना होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। क्वथनांक बिंदु कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। बातें समझ में आई क्या? जैसा आपने बॉइलिंग पॉइंट में निकाला, वैसा वैसा आपने फ्रीजिंग पॉइंट में निकाल दिया। सिर्फ एक ही डिफरेंस है, बॉइलिंग पॉइंट में आपका क्या है? बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपने क्या होगा? आपने सॉल्यूशन माइनस प्योर सॉल्वेंट किया। यहाँ पे क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट आपका कमी होता है, तो यहाँ पे आप प्योर सॉल्वेंट माइनस सॉल्यूशन करेंगे। इसके अलावा सेम फॉर्मूले लगेंगे, डेल्टा टीएफ बराबर केएफ इंटू एम, डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू एम। यहाँ जो केएफ का मान है वो चेंज होता है भाई। केएफ का मान 1.86 होता है, यहाँ पे पहले जो आपका केबी था वो आपका 0.52, इतना सा डिफरेंस है, इतना सा डिफरेंस है भाई। बातें समझ में आई क्या? बातें समझ में आई क्या बताओ भाई? आगे हम पढ़ेंगे प्रसारण दाब। ये लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपने, ये लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। बताओ भी, तीसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपके समझ में आ गई क्या?
अब तीसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपके समझ में आ गई क्या? हाँ सर आगे। अब देखो आगे आपके आगे प्रासरण दाब, ओस्मोसिस। सभी को पता है ओस्मोसिस क्या होता है, बार बार आप पढ़ते आए हो। ओस्मोसिस होता है विलायक के अणुओं का, किसका? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए ओस्मोसिस में कौन से आपके मॉलिक्यूल एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे, विलायक के मॉलिक्यूल करेंगे। किस कौन से करेंगे? विलायक। तो विलायक के अणुओं का अर्ध पारगम्य झिल्ली से, दो नाम आगे, विलायक होगा और अर्ध पारगम्य झिल्ली होगी का विलायक से विलयन की ओर गमन। जैसे सर ये आपका मैं आगे बताऊंगा, आपको एक विलायक होगा, एक आप में विलयन होगा। एक जगह आपका विलायक होगा, सपोज करो आपका एक जगह आपका ये है, ये आपका क्या है? विलायक है। और एक आपका ऐसा बिक्र है जिसमें क्या है सर? जिसमें विलयन है, जिसमें विलयन। एक में आपका विलायक है, एक में आपका विलयन है। यहां यदि हम अर्ध पारगम्य झिल्ली यहां पे लगा देते हैं, अर्ध पारगम्य झिल्ली ऐसे, तो आप विलायक से विलयन की ओर जो गमन होगा, विलायक से विलयन की ओर जो गमन होगा, इसको हम बोलेंगे ओस्मोसिस। इसको हम बोलते हैं ओस्मोसिस। यानी विलायक से विलयन की ओर अर्ध पारगम्य झिल्ली में से जो विलायक के अणु पार होकर के जाते हैं, उसको हम बोलेंगे ओस्मोसिस। उसको हम क्या बोलेंगे? ओस्मोसिस। विलायक के अणुओं का अर्ध पारगम्य झिल्ली से विलायक से विलयन की ओर जो गमन होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? प्रासरण बोलेंगे, ओस्मोसिस बोलेंगे। निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता, निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गमन, आपको यह पता होना चाहिए भी। निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर जो गमन होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे ओस्मोसिस, प्रासरण बोलते हैं भी। निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गमन होता है, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे प्रासरण। ठीक है, आगे देखो भी, विलयन पर लगाया गया बाह्य दाब जो अर्ध पारगम्य झिल्ली में से होकर विलायक अणुओं के विलयन में गमन को रोक दे, प्रासरण दाब कहलाता है। क्या होगा भाई? देखो सर क्या होता है, यहां से आपका मॉलिक्यूल पार हो रहे हैं, ये अर्ध पारगम्य झिल्ली है, यहां से विलायक के मॉलिक्यूल पार होके विलयन में जा रहे हैं। हाँ सर बिल्कुल जा रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? प्रासरण बोलते हैं। अब आपने इतना दाब लगा दिया, इतना दाब लगा दिया कि इसका पिस्टन बंद कर दिया, तो क्या विलायक के मॉलिक्यूल विलयन की तरफ जाएंगे क्या? आप बोलोगे सर ये बंद हो गया तो विलायक के मॉलिक्यूल विलयन की तरफ नहीं जाएगा। तो जितना आपने जो प्रेशर लगा रहा है, ये प्रेशर क्या बताएगा? इतना प्रेशर जो विलायक से विलयन की ओर गमन को रोक दे, इतना प्रेशर हम लगाएंगे जो विलायक के मॉलिक्यूल को विलयन की तरफ जाने से रोक दे। इतना प्रेशर लगाएंगे कि विलायक के मॉलिक्यूल को विलयन की तरफ जाने से रोक दे, तो उस प्रेशर को हम बोलते हैं ओस्मोटिक प्रेशर, उसको बोलते हैं प्रासरण दाब। क्या बातें समझ में आ रही है क्या? ऐसा प्रेशर जो विलायक के अणुओं को विलयन की तरफ जाने से रोक दिया जाता है, उस प्रेशर को हम बोलते हैं ओस्मोटिक प्रेशर। क्या बोलते हैं? प्रासरण दाब बोलते हैं। इसका मान क्या होता है? ये देखो विलायक से विलयन की तरफ जा रहा है, हाँ सर, तो विलायक से विलयन की तरफ जा रहा है, ये निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की तरफ जा रहा है, इसको हम प्रसरण बोलते हैं। तो इस पे हम एक प्रेशर लगाएंगे तो इस मॉलिक्यूल को, जो विलायक के मॉलिक्यूल विलयन की तरफ आ रहा है, उसको रोक देगा। उस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं? प्रसरण दाब होता है। इसका मान क्या होगा सर? पीवी बराबर एनआरटी से निकालते हैं। पी बराबर एनआरटी, यहाँ पे प्रेशर को हमने क्या, प्रेशर को हम पी की जगह पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो पाई वी बराबर एनआरटी। पाई बराबर हो गया सर, ये वी नीचे चला जाएगा, एन अपॉन वी आर टी। एन अपॉन वी को हम बोलते हैं कंसंट्रेशन, तो ये आ जाएगा पाई बराबर सी आर टी। तो जो आपका प्रेशर, कितना प्रेशर लगा रहे हो, ये सर प्रेशर को बताएगा पाई। कितना प्रेशर लग रहा है? सी आर टी के बराबर लग रहा है। यानी इस अर्ध पारगम्य झिल्ली पे मैं सी आर टी प्रेशर लगा दूंगा, तो ये क्या करेगा? विलायक के मोल को विलयन की तरफ जाने से रोक देगा। कितना प्रेशर होगा? पाई बराबर सी आर टी, इसको हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो पाई बराबर सी आर टी है, ये क्या है? एक ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला है। पाई किसको बताएगा? विलयन का प्रासरण दाब, किसमें? एटीएम में। वी क्या बताएगा? विलयन का आयतन, किसमें? लीटर में। एन क्या बताएगा? विलय के मोल, हाँ सर। और सी बताएगा विलयन की सांद्रता। ठीक है, विलयन की सांद्रता, विलय के मोल, विलयन का आयतन और विलयन का प्रासरण दाब क्या बताएगा? पाई बताएगा भी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। 6% यूरिया वेट बाय वॉल्यूम विलयन का 27 डिग्री टेम्परेचर पर प्रासरण दाब ज्ञात कीजिए। बताओ भी इसका प्रासरण दाब कैसे निकालोगे? सब कुछ आपको करवा रखा है, बताओ भी कैसे निकालोगे इसका? सब कुछ आपको करवा रखा है, कैसे निकालोगे? बताओ भी, जल्दी से बताओ।
अब ये आपको समझ में आ गया या फिर मैं बताऊं? पहले तो ये बताओ कि ये आप कर लोगे या फिर मैं बताऊं पहले? हाँ भाई, कैसे करोगे? देखो भाई, अरे कैसे करोगे? तो ये बोले 6% वेट बाय वॉल्यूम, 6% वेट बाय वॉल्यूम। तो ये ऊपर वाला किसको बताएगा सर? ये बताता है विल्य के भार को। तो विल्य का भार कितना आ जाएगा सर? 6 ग्राम आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6 ग्राम आ जाएगा। नीचे किसको बताएगा सर? ये बताता है विलियन, वी का मतलब होगा आयतन, तो विलियन का आयतन आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा? ये सर आ जाएगा 100 ग्राम आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 100 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, आगे क्या दिया हुआ है? विलियन का टेम्परेचर दिया हुआ है 27 डिग्री पर प्रासरण दाब बताओ। तब मुझे पता है पाई बराबर क्या होता है? CRT होता है। या फिर हम बोल सकते हैं सी को कैसे लिख सकते हैं? N/V/RT होता है। हाँ सर ठीक है। टेम्परेचर दिया हुआ है क्या? हाँ सर टेम्परेचर दिया हुआ है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको आप किस में कन्वर्ट कर लो? 273 प्लस 27 करोगे तो 300 डिग्री सेंटीग्रेड केल्विन, 300 डिग्री 300 केल्विन आपका टेम्परेचर आ जाएगा। हमें हमेशा केल्विन में रखना भी, हमेशा केल्विन में रखना है। अब आप देखो एन निकालना है आपको। आपको क्या निकालना है? एन निकालना है। देखो एन कैसे निकालोगे? भार बटा अणुभार से। एन कैसे निकालते हो? भार बटा अणुभार। अब विल्य का भार कितना है सर? 6 ग्राम है। बटा अणुभार कितना है सर? यूरिया का मुझे पता है अणुभार कितना होता है? 60 होता है भाई। ये अणुभार किसका निकाल रहे हो? यूरिया। और यूरिया का अणुभार कितना होता है सर? यूरिया का अणुभार कितना होता है? 60 होता है। तो इसका मान कितना आ जाएगा? 0.1 आ जाएगा। तो इसको हम क्या रखेंगे? 0.1 अपॉन वी का मान कितना है सर? आयतन किसमें? 100 ग्राम में, सॉरी एमएल में, ग्राम में नहीं एमएल में, एमएल में आयतन रखना है। ठीक है, आर की जगह क्या रखेंगे? 0.0821। टेम्परेचर की जगह हम क्या रखेंगे? 300 केल्विन। अब ये एमएल में है तो ऊपर क्या होगा? 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एमएल में है। एमएल को हटाने के लिए हमें लीटर में कन्वर्ट करना है, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 24.6 एटीएम। हाँ भाई, ये बताओ ये आ गया क्या आपके समझ में? जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 24.6 एटीएम, 24.6 एटीएम। ठीक है, बिल्कुल चौधरी जी का आ चुका अभी। आपको कुछ नहीं करना, जो आपको स्टेप मैंने बेसिक बेसिक स्टेप बताए हैं वैसे वैसे आपको स्टेप करने हैं। कुछ नहीं करना, जैसा जैसा आपको बताया गया है वैसे आप करते जाओ, 100% आपका सही आएगा भाई। आप बोलोगे सर पाई बराबर CRT बताया आपने, ये कैसे आ गया? अरे भाई कंसेंट्रेशन को क्या बोलते हैं? N/V, मोल अपॉन आयतन। यही तो भी लिखा है मैंने, मोल अपॉन आयतन। अब मोल आप निकाल लो, आयतन आपको दिया हुआ है, RT की वैल्यू आपको पता है, सब कुछ आप रखोगे तो सीधा सीधा आपका पाई का मान आ जाएगा। ठीक है, आगे देखो भाई, एक अवाष्पशील विल्य के विलयन का 27 डिग्री टेम्परेचर पर प्रासरण दाब 5 एटीएम है, तो 127 डिग्री पर प्रासरण दाब बताओ। क्या ये टफ है क्या? अरे भाई क्या होता है? पाई बराबर होता है सर CRT। अब देखो पाई किसके प्रोपोर्शनल है? ये बोल रहा है सी को हमें कोई लेना देना नहीं, सिर्फ टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं, सिर्फ टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं। तो मुझे पता चल गया सर यहां से टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड कर रहा है सर? पाई प्रोपोर्शनल टी पे। तो आप बोलोगे सर पाई1/पाई2 बराबर आ जाएगा सर T1/T2। हाँ सर ठीक है। अब T1 कितना है सर? T1 आपका 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी 300 केल्विन है। कैसे सर? अरे कई बार नहीं समझ में आता, ऐसे लिख लो आप, 27 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 273 प्लस 27, तो आप बोलोगे 300 केल्विन आ जाएगा। T2 कितना है सर? T2 आपका 127 डिग्री सेंटीग्रेड है। अरे इसको 273 प्लस 127 करो तो ये आ जाएगा 400 केल्विन, ये T2 आ जाएगा। तो पाई1 कितना दिया हुआ है सर? 5 एटीएम दिया हुआ है। पाई2 हमें निकालना है, बराबर T1 कितना दिया हुआ है सर? 300 दिया हुआ है, अपॉन T2 कितना दिया हुआ है? 400 दिया हुआ है। आप इसको सोल्व करोगे 3/4 आ जाएगा। तो पाई2 का मान कितना आ जाएगा? 5 × 4/3 आ जाएगा, 20/3 आ जाएगा। और 20/3 को आप सोल्व करोगे तो 6×18 6.6×18 2066 यानी 6.66 एटीएम आ जाएगा। बताओ भी, बताओ भी चीजें समझ में आ रही है क्या? अभी जी सर कर लिया, बहुत अच्छा भी, बहुत अच्छा है। तो ऐसे आपको सोल्व करना है, कुछ नहीं करना, जैसा आपको जो करवा रखा है वैसे वैसे आप करते जाओ, कभी भी क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे। ये क्वेश्चन आप कर दो, उसके बाद में मैं चलता हूं। ये क्वेश्चन आप एक बार तसल्ली से मेरे को बता दीजिए थोड़ा सा, उसके बाद में मैं करता हूं।
ये क्वेश्चन आप मेरे को जल्दी से बता दीजिए, उसके बाद लास्ट अपने टॉपिक पे चलते हैं, उसके बाद आज की क्लास अपने कंप्लीट करते हैं भाई। हाँ भाई, ये क्वेश्चन बता के फिर अपन क्या करते हैं आज की क्लास, इसके बाद थोड़ा सा और बचा हुआ है, उसके बाद आज की क्लास को फिनिश करते हैं भाई। जल्दी से बताओ भाई। जल्दी से बता दीजिए भाई इसका आंसर। अभी बातें समझ में आई है तो ठीक है, नहीं तो मेरे को बता दीजिए, मैं तो समझाऊं। यदि आप कर रहे हो तो ठीक है, नहीं यदि आपसे हो रहा तो प्लीज एक बार बता दीजिए, अपन टाइम वेस्ट नहीं करके जल्दी से मैं बता देता हूँ आपको। मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन आप कर सकते हो, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको वेट कर रहा हूँ। हो रहा है क्या आपसे? बता दो, ठीक है। देखो भाई कैसा होता है भाई, देखो एक विलियन आपको दिया हुआ है, दूसरा विलियन आपको दिया हुआ है, यदि इन विलियन को मिला दिया जाए तो परिणामी विलियन का प्रसारण दाब ज्ञात कीजिए। मुझे पता है कि देखो, एक आपका ये विलियन है, एक आपका दूसरा ये विलियन है, और ये बोल रहा है कि इन दोनों को मिला के सपोज करो कोई सी विलियन मिल गया, तो इनका प्रसारण दाब ज्ञात कीजिए। जब इन दोनों को आप मिला रहे हो तो ये आपका सी विलियन मिल रहा है, तो इसका प्रसारण दाब बताओ। हमें पता है प्रसारण दाब बराबर क्या होता है सर, पाई बराबर सी आर टी होता है। सर यदि इन दोनों को मिलाऊंगा तो इनके प्रसारण दाब भी क्या होंगे, जुड़ेंगे। इन दोनों को जोड़ के ये बना रहा हूं सर, ये तो है। यदि विलियन को मिला दिया जाए या इन दोनों को मिक्स कर दिया जाए, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये और ये आप एक दूसरे में ऐड होके और ये आपका सी मिलेगा। हाँ सर सही बात है, तो आप ऐसे लिख सकते हो क्या सर, आप ऐसा लिख सकते हो क्या, सॉल्यूशन ए आप लिख सकते हो, सॉल्यूशन सी ऐसे लिखो, सी विलियन सी, विलियन सी बराबर क्या हो जाएगा, विलियन ए प्लस विलियन बी। हाँ सर सही बात है, ठीक है। अब देखो विलियन सी है, ये आपका एज इट इज पड़ा है, इसका प्रसारण दाब कैसे निकालोगे सर, इसका प्रसारण दाब हम निकालेंगे पाई सी से। हाँ सर, इसका प्रसारण दाब क्या होगा, पाई ए प्लस इसका प्रसारण दाब होगा आपका पाई बी। हाँ सर ठीक है, और हमें पता है पी वी बराबर क्या होता है एनआरटी, तो पाई बराबर क्या होता है सी आर टी, बराबर क्या होगा एन अपॉन वी आर टी, तो मैं लिख सकता हूं पाई वी बराबर एनआरटी। हाँ सर, पाई वी बराबर एनआरटी। अब देखो सिर्फ और सिर्फ आपका वॉल्यूम चेंज हो रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, क्या आरटी चेंज हो रहा है क्या, आप बोलोगे नहीं सर एनआरटी आपका सेम है। देखो आपका कहीं भी आपको एन नहीं दिया हुआ, कहीं भी आपको आर नहीं दिया हुआ, कहीं भी आपको टेम्परेचर नहीं दिया हुआ, इसका मीनिंग ये आपका कांस्टेंट है। तो आप लिखोगे सर पूरे में आपको पाई वी क्या दिया हुआ है, कांस्टेंट दिया हुआ है, यानी पाई वन वी वन प्लस पाई टू वी टू बराबर क्या आ जाएगा, पाई थ्री वी थ्री। आप ऐसे लिख सकते हो पाई थ्री वी थ्री, यानी पाई थ्री वी थ्री बराबर पाई वन वी वन प्लस पाई टू वी टू। अरे ए और बी को मैंने वन और टू मान लिया और सी को मैंने तीन मान लिया सर, ये है। अब आपको प्रसारण दाब यानी पाई थ्री निकालना है सर, पाई थ्री ये लो। अब सर वॉल्यूम थ्री कितना होगा सर, दोनों का वॉल्यूम जोड़ेगा तो आपका क्या होगा, तीसरे का वॉल्यूम बनेगा। भाई आपका जो सी है, ये जो आपका तीन नंबर है, ये किसके बराबर है, एक प्लस दो के बराबर है। हाँ सर सही बात है, तो तीन नंबर एक प्लस दो यानी 400 प्लस 600, 400 प्लस 600 यानी आपका वैल्यू कितनी आएगी इसकी, 1000 एमएल आ जाएगी। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1000 बराबर पाई वन कितना दिया हुआ है सर, ये रहा पाई वन आपका 4 दिया हुआ है, इंटू वॉल्यूम वन कितना दिया हुआ है सर, 400 दिया हुआ है, प्लस पाई टू कितना दिया हुआ है सर, पाई टू आपका 6 दिया हुआ है, इंटू वी टू कितना दिया हुआ है आपका 600 दिया हुआ है। तो देखो भाई ये आपका कितना हो गया 1600, और ये आपका कितना हो गया 3600, सर ये कितना आ जाएगा 5200 आ जाएगा।
ये किसकी वैल्यू है सर, ये पाई 3 की वैल्यू है, ठीक है सर। ये आपका आ गया पाई 3 इंटू 1000 बराबर किसके बराबर आ गया, 5200 के बराबर। तो पाई 3 का मान कितना आ जाएगा, 5200 डिवाइड बाई 1000, ये कितना आ जाएगा 5.2 एटीएम आ जाएगा। हाँ भाई 5.2 एटीएम आ जाएगा, बिल्कुल सही बात है, 5.2 एटीएम आ जाएगा। इस प्रकार से अपने को सोल्व करना है। जब आप दो चीज को मिला के तीसरी चीज मिल रही है तो सीधी सी बात तीसरी कब प्राप्त होगी, इन दोनों के योग से बनेगी। अब देखो यहाँ पे जो आपका एनआरटी ये कांस्टेंट है, तो इसका मतलब पाई 1 v1 बराबर कांस्टेंट, तो सर पाई 1 v1 यानी पाई 3 v3 बराबर क्या आ जाएगा, पाई 1 v1 प्लस पाई 2 v2। आप सोल्व करोगे पाई 3 का मान आ जाएगा, यानी तीसरे सॉल्यूशन का जो परिणामी सॉल्यूशन है, पाई 3 का मतलब जो परिणामी सॉल्यूशन है उसका आपको क्या आ जाएगा, प्रेशर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखो भाई। अब देखो 3 टाइप के आपके प्रासरण होते हैं, कौन कौन से, अलप, अति और सम। अलप को क्या बोलते हैं, हाइपो, फिर अति बहुत ज्यादा होता है उसको हाइपर, उसके बाद में आइसो। हाइपो आपका नाम से ही पता चल रहा है जिसका प्राशन दाब कम होता है, प्राशन दाब कम होता है, प्राशन दाब कम। और जिसका प्राशन दाब अधिक है तो अधिक प्रासरण दाब को आप क्या बोलोगे, अधिक प्रासरण दाब को आप बोलोगे अति प्रासरण दाब, अति प्रसारी विलयन। यानी आपका जैसे पाई 1 ग्रेटर देन पाई 2 है, ऐसा आपका कोई सॉल्यूशन है जिसमें एक का दाब ज्यादा है दूसरे से, जिसका दाब ज्यादा है, जिसका प्रेशर ज्यादा है उसको आप क्या बोलोगे, उसको हम बोलेंगे अति प्रासरी विलयन। और जिसका कम है, कौन सा कम है सर, पाई 2 कम है, पाई 2 कम है, इसको हम बोलेंगे अलप प्रासरी। कौन सा ज्यादा है सर, पाई 1 ज्यादा है, जिसको ज्यादा है उसको हम बोलेंगे अति, जो ज्यादा है वो बोलेंगे अति प्रासरी विलियम, और जो कम है पाई 2 उसको हम बोलेंगे अलप प्रासरी विलियम। आगे बात समझ में गया, ज्यादा वाला अति कहलाएगा, कम वाला कम क्या कहलाएगा, अलप कहलाएगा। और सम प्रासरी, सम मतलब बराबर, वे विलियन जिनके प्रासरण दाब समान होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सम प्रासरी। यानी पाई 1 बराबर पाई 2, सम बराबर क्या होगा सर, सम मतलब बराबर, यानी पाई 1 बराबर पाई 2 हो तो उसको हम बोलते हैं सम प्रासरी विलयन। ठीक है, आगे देखो व्युत्क्रम प्रासरण, रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स मतलब जस्ट उल्टा हो गया, उल्टा हो गया। जो ऑस्मोसिस में हम क्या बोलते हैं, विलायक से विलयन की ओर गति, निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गति, जस्ट इसका उल्टा, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति या फिर विलयन से विलायक की ओर गति हम क्या बोलेंगे, व्युत्क्रम प्रासरण। विलायक अणुओं का गमन विलयन से शुद्ध विलायक की ओर, देखो भाई उल्टा हो गया ना, विलयन से शुद्ध विलायक की ओर होता है या फिर उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, विलयन से शुद्ध विलायक की ओर या उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति, इसको हम क्या बोलेंगे, रिवर्स ऑस्मोसिस बोलेंगे, रिवर्स ऑस्मोसिस बोलेंगे। आज की ये क्लास का लास्ट क्वेश्चन है भाई, 3% यूरिया वेट बाई वॉल्यूम विलियन 27 डिग्री टेम्परेचर पर एक अन्य विलियन के साथ 12% विलियन के साथ समप्रासरी है, तो अज्ञात विलय का अणुभार ज्ञात कीजिए। इसका आपको कोई भी विलय नहीं दिया, इस विलय का अणुभार निकालना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। देखो कैसे करोगे, देखो भाई कैसे करोगे, एक आपका सॉल्यूशन है, ये एक आपका सॉल्यूशन 3% यूरिया वाला है, क्या है, वेट बाई वॉल्यूम बराबर, एक आपका समप्रासरी है, इसका मतलब दोनों को प्रेशर सेम होगा, बराबर क्या होगा 12% आपका एक अज्ञात विलय है, अज्ञात विलय है, उसका दिया हुआ आपका वेट बाई वॉल्यूम। हाँ सर ठीक है, अब इसका प्रासरण दाब निकालना है, तो देखो सर हमें पता है प्रासरण दाब होता है पाई बराबर सी आर टी बराबर एन अपॉन वी आर टी। हाँ सर ठीक है, ये निकालना है हमें। अब कैसे करोगे सर, वेट कितना है 3 है, आप बोलोगे विलय का भार कितना आ जाएगा, विलय का भार 3 ग्राम आ जाएगा। और नीचे क्या है सर, विलियन का आयतन कितना आ जाएगा, विलियन का आयतन आप बोलोगे 100 ml आ जाएगा, 100 ml आ जाएगा। तो पाई का मान कितना आ जाएगा सर, पाई का मान आ जाएगा एन कितना है 3 बटा अणुभार, विलय का अणुभार सर, विलय यूरिया है, यूरिया का अणुभार कितना होता है 60 होगा, इंटू वी कितना है सर 100 ml है, ml है तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो और आर टी का मान समान कर दो। अब सर इसका निकालना है, इसका सेम वही बात आपका, आप बोलोगे सर विलय का भार कितना आएगा, विलय का भार आपका 12 आ जाएगा, 12 ठीक है। और नीचे क्या आएगा, विलियन का आयतन कितना आ जाएगा, विलियन का आयतन आपका वो सेम 100 ml आ जाएगा, ठीक है। तो सेम वही बात, पाई बराबर एन अपॉन वी आर टी बराबर एन का मान कितना है सर 12 अपॉन, मुझे मोलिकुलर वेट नहीं पता इसका तो एक्स मान लेता हूं, जो अज्ञात विलय है उसका मोलिकुलर वेट नहीं पता, एक्स मान लेता हूं। वॉल्यूम कितना आएगा सर 100 आएगा,
और ऊपर क्या करना पड़ेगा 1000 RT से मल्टीप्लाई। इन दोनों का मान क्या होगा, बराबर होगा, इन दोनों का मान बराबर होगा। इन दोनों को हम बराबर कर देते हैं। तो कैसे करेंगे सर, देखो 3000 RT अपॉन 6000 बराबर ऊपर आ जाएगा 12000 RT अपॉन 100x। अब देखो भाई RT से RT कैंसिल हो गया, 3000 को आप काटोगे तो 4 में आ जाएगा। फिर यहां से देखो 20 से 20 कैंसिल हो गया, तो आप बोलोगे सर ये x ऊपर जाएगा तो x बराबर क्या आ जाएगा, ये 4 इधर, 4 इंटू ये 60 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 240। क्या आ जाएगा, x का मोलिकुलर वेट आ जाएगा 240। बताओ भाई 240 सही आंसर है क्या? अभी 240 सही आंसर है क्या? 240 ग्राम बिल्कुल सही आंसर है भाई। 240 इसको ग्राम में लिखना चाहो तो ग्राम में भी लिख सकते हो। बताओ भाई समझ में आ गया क्या? ऐसे आपको सोल्व करना है। समप्रासरी इन दोनों को बराबर कर दो, आप लिख भी सकते हो। समप्रासरी का मतलब होता है इन दोनों का π1 बराबर π2, ये 1 है और ये आपका 2 है। जब π1 बराबर π2 किया मैंने तो ये आपका वैल्यू आ जाएगी। हाँ भाई बताओ समझ में आ गया क्या? एक बार के लिए बताओ भाई, एक बार के लिए मेरे को बताओ कि समझ में आ गया तो अपन इसको बंद करते हैं, आज की क्लास को यहाँ पे समापन करते हैं। यदि नहीं समझ में आया तो मैं दोबारा आपको समझा के फिर आपके क्लास का समापन करेंगे। लेकिन बात ध्यान में रहनी चाहिए, आपके समझ में आना चाहिए भी। देखो आपको, हमारा काम क्या है, आपको समझाना। हमारा उद्देश्य यही है कि एक एक बच्चे की चीजें समझ में आए। यदि आपकी चीजें समझ में आ रही है इसका मतलब हम सक्सेस है, और यदि आपकी समझ में नहीं आ रहा इसका मतलब हमें कहीं ना कहीं वर्क करने की आवश्यकता है। आपकी नहीं समझ में आ रहा इसका मतलब हमें कोई कुछ ना कुछ चीजें सुधार करने की आवश्यकता है। यदि आपके समझ में आए तो आप प्लीज मेरे को बता दीजिए ताकि आज की क्लास का समापन करें। नहीं समझ में आया तो मैं आपको दोबारा समझाता हूं। चौधरी जी के आ गया, मनोज बेनीवाल के आ गया भाई। इसके अलावा निशा जी के इनको और बता दो भाई, जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, जो भी साथी जुड़े हुए हैं वो और बता दो भाई। रागिनी के, इंद्राज गुज्जर के, यदि आपके भी समझ में आ गया तो आज की क्लास का यही समापन करते हैं। अब अपने टॉपिक बच गया एक, आयोटा। आयोटा आपने वन टॉप फैक्टर नाम सुना होगा, सिर्फ एक ही टॉपिक बचा वो वन टॉप फैक्टर। अगली वाली जो क्लास है घंटे भर की क्लास होगी, उसके बाद में सॉल्यूशन चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा भाई। जी सर आ गया, सबके समझ में आ गया? तो देखो भाई अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। अब अपने बचा हुआ है वन टॉप फैक्टर, वन टॉप गुणांक, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आयोटा से। और इसके चारों, ये जो आयोटा है ये चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में काम आता है। चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में इसको यूज में लिया जाता है। जैसे ही ये चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में यूज में आता है और इसका आयोटा का एक फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूला का मैं डिस्कस करूंगा और इस पे बेस्ड कोई आपको 2-4 क्वेश्चन कराऊंगा। उसके बाद में, इसके बाद में सॉल्यूशन चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। सॉल्यूशन चैप्टर में फिर आप कोई सा भी क्वेश्चन कर लेना, एक सिंगल क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं होगा जो आपके नोटबुक में नहीं हो या आपके दिमाग में नहीं हो। आपको ऐसा लगेगा हर एक क्वेश्चन, जितने भी प्रकार के डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे, सारे के सारे क्वेश्चन मैंने करवाने की कोशिश की है। इसके साथ साथ में थ्योरी को इस प्रकार से एक्सप्लेन किया है कि कोई से भी नया क्वेश्चन भी आ जाए तो भी आपका गलत नहीं होगा। 100% मुझे विश्वास है कि आपका कोई भी साथी जो समझ के गया है, मेरी एक एक चीज को समझी है, 100% से कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, कितना भी टफ आ जाए, आपका गलत नहीं होगा। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। क्या आप में भी कॉन्फिडेंस आ रहा है क्या ऐसा? निशा बंजार बोले सर क्लास का टाइम चेंज कर सकते हो क्या 8 बजे तक? नहीं, बिल्कुल भी नहीं कर सकता मैं। क्लास का टाइम 9:30 बजे, 9 बजे हाईएस्ट, 9 से लेके 9:30 के बीच में ही रखना पड़ता है, क्योंकि 8 बजे तो मैं ऑफिस से आता हूँ। कई बार निशा जी बोल रहे हैं, कई बार मैं ऐसा टाइम भी हुआ है कि मैं 7:30 पौने 8 बजे तक रूम पे पहुंचता हूँ। तो 8 बजे कैसे क्लास संभव है? मेरे को पीपीटी भी बनानी पड़ती है, उसके बाद अपनी क्लास होती है। 8 बजे तो संभव ही नहीं है। 8 बजे वाला तो आपको एडजस्ट करना ही पड़ेगा। 9 बजे से पहले क्लास संभव नहीं है कुछ भी करके। आज जैसे क्लास 9:30 हुई, इसके पीछे का क्या रीजन है? आज का मैं ऑफिस में आते आते मेरे को 7:15 हो गए, 7:15 हो गए। फिर छोटा मोटा खाना वाना वाला भी सिस्टम देखा, खाना खाया, तो ये ऐसे करते मेरे को टाइम हो गया ज्यादा। फिर पीपीटी तैयार की, उसके बाद में सीधा आपके साथ में लाइव में आ गया। तो यानी कुछ मिला के थोड़ा सा टाइम लगता है। शाम के टाइम पे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता मेरे को, ठीक है? तो शाम के टाइम थोड़ा सा आप एडजस्ट करके चलो। मॉर्निंग में तो वैसे टाइम नहीं मिल रहा। सैटरडे संडे को आप बोल सकते हो हाँ उस टाइम मैं फ्री रहता हूं तो आपको एक्स्ट्रा क्लास लगा सकता हूं। इसके अलावा बाकी आपने जो क्लास चल रही है 9, 9:15 बजे, 9:30 बजे वाली, ये कंटिन्यू रहेगी। मिलेंगे कल वाली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।